दिस इज नेहा एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो बच्चों, आज हम लोग करेंगे क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही शानदार, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है डिमांड। कुछ बुक्स के अंदर इस चैप्टर का नाम थ्योरी ऑफ डिमांड भी है। और देखो, एक डिटेल्ड वन शॉट लेक्चर है कि एक ही वीडियो में हम लोग ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे बहुत डिटेल में, बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ में। तो देखो, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। इस चैप्टर में हम जितनी भी चीजें पढ़ेंगे ना, सारी चीजें आपके साथ हो रही है, आपके आसपास हो रही है। बहुत सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ में हम लोग ये चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। शुरू कर दे फटाफट से। तो देखो, अगर हम एक नॉन इकोनॉमिक स्टूडेंट की बात करें, भैया ऐसा व्यक्ति जिसको इको की नॉलेज नहीं है, तो उसके लिए डिजायर, वांट और डिमांड तीनों एक ही चीजें हैं। मतलब बचपन में वो पर्यायवाची शब्द पढ़े थे ना, सिनोनिम्स जैसे बोलते हैं कि जल को ही नीर भी बोला जाता है। तो वैसे ही अगर एक नॉन इकोनॉमिक स्टूडेंट है तो उसके लिए डिजायर भी सेम है, वांट भी सेम है, डिमांड भी सेम है। बट मेरे बच्चे इको पढ़ते हैं, मेरे बच्चों को पता होना चाहिए कि डिजायर अलग होती है, वांट अलग होती है, डिमांड अलग होती है। सबसे पहले बात करते हैं भैया डिजायर क्या होती है। मैंने कहा मेरी एक स्टूडेंट है बबली, और बबली कह रही है मैम मुझे एक बहुत आलीशान सा घर खरीदना है। मैंने पूछा बबली बताओ घर खरीदने के पैसे हैं क्या? बबली की जेब में 200 का नोट है। तो बबली की इच्छा है कि उसे बहुत ही शानदार घर खरीदना है, एक बड़ा सा बंगला उसे खरीदना है। बट बबली के पास में घर खरीदने के पैसे नहीं है। बोले तो परचेजिंग पावर नहीं है, ठन ठन गोपाल। तो ये क्या है? बबली की डिजायर है। डिजायर का मतलब है इच्छा। अब इच्छा तो इंसान की कुछ भी हो सकती है। इच्छा हो सकती है मुझे बड़ा सारा घर चाहिए, बंगला खरीदना है, लंबी चौड़ी गाड़ी होनी चाहिए, हर साल में एक फॉरेन ट्रिप मारूं। तो इच्छा तो कुछ भी हो सकती है। सो डिजायर का मतलब है ओनली अ विश टू हैव अ कमोडिटी, कि आपकी इच्छा है, आपको एक बड़ा सारा बंगला चाहिए, बड़ा सारा घर चाहिए। तो ये बबली की क्या है? डिजायर है। अब पता नहीं क्या होता है, बबली की किस्मत चमक जाती है और बबली की लग जाती है एक लॉटरी। बबली की लॉटरी लग गई। अब बबली की लॉटरी लग गई तो बबली कह रही है कि मैम मुझे तो घर खरीदना है, एक बड़ा सा बंगला चाहिए। मैंने पूछा बताओ बंगला खरीदने के लिए पैसे हैं क्या? बबली कह रही है मैम पैसे भी हैं, लॉटरी लग गई। तो यहां पर क्या है? बबली की डिजायर है, इच्छा भी है, प्लस अब बबली के पास में परचेजिंग पावर भी आ गई, बोले तो रोकड़ा भी आ गया। यानी कि बबली की घर खरीदने की कैपेसिटी है, उसके पास में परचेजिंग पावर है, बोले तो रोकड़ा है। मैंने पूछा बताओ ये जो लॉटरी से पैसा आया है, ये जो भी तुमने लॉटरी से अर्न करा, क्या तुम इसको घर पर स्पेंड करने को तैयार हो? वाकई में तुम इस पैसे से घर खरीदना चाहती हो ना? बबली बोलती है बिल्कुल मैम, मैं इस पैसे को स्पेंड करना चाहती हूँ घर पर। तो बेटा ये जो डिजायर है बबली की, वो किस में कन्वर्ट हो गई? वांट में कन्वर्ट हो गई। डिजायर का मतलब क्या है? सिर्फ इच्छा। बट इच्छा के साथ में अगर आपके पास में परचेजिंग पावर है, बोले तो आपके पास में मनी है, रोकड़ा है, रुपया है, और आप उस पैसे को उस चीज पर स्पेंड भी करना चाहते हो। बबली उस लॉटरी से जीते हुए पैसों को घर पर स्पेंड भी करना चाहती है, विलिंगनेस टू स्पेंड भी है। तो ये बबली की क्या बन चुकी है? वांट बन चुकी है। तो डिजायर समझ में आ गया, वांट समझ में आ गया। अब हमें समझना है डिमांड क्या होता है। तो देखो, जब हम डिमांड की बात कर रहे हैं, डिजायर तो होनी ही चाहिए, किसी चीज को पाने की इच्छा, प्लस आपके पास में परचेजिंग पावर भी होनी चाहिए, रोकड़ा भी होना चाहिए, प्लस विलिंगनेस टू स्पेंड भी होनी चाहिए कि आप उस पैसे को उस चीज पर खर्च करना चाहते हो। वो सारी कंडीशंस तो होनी ही चाहिए। उसके साथ में हमारे पास में दो एक्स्ट्रा चीजें और आ जाती है। मैम एक्स्ट्रा चीजें क्या है? पहली बात है, हम डिमांड को एक्सप्रेस करते हैं प्राइस के साथ में। डिमांड को हम एक्सप्रेस करते हैं प्राइस के साथ में कि अगर इस चीज की प्राइस इतनी होगी ना, तो मैं इस चीज की इतनी क्वांटिटी खरीदूंगा। क्वांटिटी मतलब आपने बोला कि मैम अगर आप ये पर पैन मुझे 20 रुपए का दोगे ना, तो मैं आपसे एक पैन खरीद लूंगा। तो आप अपनी डिमांड बता रहे हो इन रिलेशन टू प्राइस। प्राइस के साथ में भी रिलेशन है, प्लस रिलेशन जो है वो टाइम के साथ साथ में भी होना चाहिए कि हम एक महीने की डिमांड की बात कर रहे हैं, हम 15 डेज की डिमांड की बात कर रहे हैं, हम 1 वीक की डिमांड की बात कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी की सैलरी पूछी कि आपकी सैलरी क्या है, तो वो पर मंथ की सैलरी बताता है ना, पूरे महीने की, या फिर पूरे साल का पैकेज बताता है। वैसे ही हम डिमांड भी एक महीने की बताते हैं, एक वीक की बताते हैं, एक घंटे की बताते हैं, एक साल की बताते हैं। उसका रिलेशन टाइम के साथ साथ में भी होना चाहिए। बहुत ही सिंपल सा मैं एग्जांपल देती हूँ। एक फैमिली है प्यारी सी, इस फैमिली की हम बात करते हैं। इस फैमिली का
1 मंथ का राइस का कंजम्पशन है 10 केजी। ये जो फैमिली है वो 1 महीने के अंदर 10 केजी राइस का कंजम्पशन करती है। और प्राइस पर केजी राइस कितनी है? पर केजी जो राइस है वो 40 रुपीज का आ जाता है। और ये कंजम्पशन कितने का है? ये कंजम्पशन पर मंथ का है। तो यहाँ पर मैं जो रिलेशन है वो प्राइस के साथ में भी बता रही हूँ कि पर केजी राइस 40 रुपए का आता है, और ये फैमिली का पर मंथ का कंजम्पशन है, मैं टाइम की भी बात कर रही हूँ। अब ये डिमांड है। सो डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज ऑलवेज स्टेटेड विद रेफरेंस टू इट्स प्राइस। अच्छा, बच्चे बोलेंगे मैम कमोडिटी क्या होता है? देखो, कोई भी चीज, कोई भी जो गुड होता है उसको क्या बोला जाता है? कमोडिटी बोला जाता है। आप कपड़े खरीदते हो, फुटवियर्स खरीदते हो, खाने पीने का सामान खरीदते हो, गाड़ी है, एसी है, ये सारी चीजें क्या है? गुड्स हैं। कोई भी चीज क्या है? गुड है। जो चीज आपकी वांट्स को सेटिस्फाई करे, सारी चीजें गुड्स है, कमोडिटी। सो यहाँ पर रिलेशन हम प्राइस के साथ में भी बता रहे हैं। प्लस डिमांड इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड विद रेफरेंस टू टाइम। टाइम के साथ साथ में भी रिलेशन बता रहे हैं कि 1 महीने की डिमांड कितनी है। और जब भी हम किसी चीज को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बताते हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये चीज कितनी है, मतलब वो कौन सा वेरिएबल है, कौन सा कॉन्सेप्ट है? फ्लो कॉन्सेप्ट है। सैलरी बताते हैं ना, पर मंथ की सैलरी ये है, पर ईयर का पैकेज ये है। तो जब हम पीरियड की बात करते हैं, दैट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। समझ में आया? सो डिमांड का मतलब है डिजायर भी होनी चाहिए, परचेजिंग पावर भी होनी चाहिए, उस पैसे को खर्च करने की इच्छा, विलिंगनेस टू स्पेंड भी होनी चाहिए। प्लस आप रिलेशन बता रहे हो प्राइस के साथ में भी, एंड विद रेफरेंस टू टाइम भी, तब जाके वो क्या बनती है? डिमांड बनती है। सो भाई, डिमांड की डेफिनेशन क्या हो गई हमारे पास में? डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी, किसी भी गुड। फॉर एग्जाम्पल, हमारी जो कमोडिटी है, हमारा गुड ये पेन है। मान लो आप ये पेन परचेज करने गए हो, तो मैंने कहा PX, मतलब प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, प्राइस ऑफ पेन ले लो। और यहां पर मैं क्या लिख रही हूं? डिमांड लिख रही हूं QX। QX का मतलब है क्वांटिटी ऑफ एक्स, कितना खरीदना चाहते हो। आप अगर चाहो तो इसे DX से भी डिनोट कर सकते हो, डिमांड ऑफ एक्स। मैंने कहा, मान लो ये पेन मैं आपको 30 रुपीज का सेल कर रही हूं, तो आपने बोला मैम 30 रुपीज का बेच रहे हो ना, मैं एक पेन खरीदूंगा। मैं शॉपकीपर हूं, मैंने कहा चलो मैं ये पेन 28 रुपीज का लगा दूंगी, पर पेन 28 का लगा दूंगी। तो आप बोल रहे हो मैम 2 पेन खरीद लूंगा। मैंने कहा पर पेन 26 का लगाऊंगी, आप कह रहे हो 3 पेन खरीद लूंगा। तो डिमांड का मतलब है क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी कंज्यूमर परचेज करना चाहता है, कि भैया वो करना चाहता भी है और वो एबल टू कंज्यूम है, उसके पास में खरीदने के लिए पैसे भी हैं, पैसे को वो खर्च भी करना चाहता है अलग अलग प्राइजेस पर, कि प्राइस 30 रुपए है, 1 पेन खरीदूंगा, प्राइस 28 रुपीज है, 2 पेन खरीदूंगा, प्राइस 26 रुपए है, 3 पेन खरीदूंगा, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। कंप्लीट डेफिनेशन है, इट इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, कमोडिटी मतलब पेन, दैट द कंज्यूमर इज एबल एंड विलिंग टू बाय, खरीदना चाहता है, एट ईच पॉसिबल प्राइजेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ये डिमांड है। समझ में आ गया? अब बात ये आती है, डिमांड 2 तरह की होती है, एक होती है इंडिविजुअल डिमांड और एक होती है मार्केट डिमांड। मैंने कहा ये जो मेरा पेन है, इस पेन को खरीदने वाले एक कंज्यूमर की डिमांड की बात कर रही हूं मैं, और एक कंज्यूमर कौन है? बबली है। सिर्फ और सिर्फ बबली की डिमांड की मैं बात कर रही हूं, उस डिमांड को बोला जाता है इंडिविजुअल डिमांड। कि बबली बोल रही है मैम पेन 30 रुपीज का दोगे तो 1 खरीदूंगी, 28 का दोगे तो 2 खरीद लूंगी। तो जब मैं इस पर्टिकुलर पेन, पर्टिकुलर कमोडिटी के एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर बायर की डिमांड की बात कर रही हूं, उसे इंडिविजुअल डिमांड बोलते हैं। मैं सिर्फ बबली की डिमांड की बात कर रही हूं, दैट इज इंडिविजुअल डिमांड। तो इट रेफर्स टू डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी, अलग अलग क्वांटिटीज, जैसे पीछे देखा था, दैट वन पर्टिकुलर बायर, जो हमारी बबली है, इन द मार्केट इज रेडी टू बाय, वो खरीदना चाहती है एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस, अलग अलग प्राइजेस पर, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। वो क्या है? इंडिविजुअल डिमांड। बट मार्केट डिमांड क्या है? इस पेन को खरीदने वाले मार्केट में जितने भी कंज्यूमर्स हैं, इस पेन को खरीदने वाले मार्केट में जितने भी बायर्स हैं, सबकी डिमांड को प्लस कर दो, तब जाके हमें क्या मिलेगी? मार्केट की डिमांड मिलेगी। इस पर्टिकुलर कमोडिटी की मैं बात कर रही हूँ, देश में सारे गुड्स बन रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही। एक पर्टिकुलर कमोडिटी को खरीदने वाले मार्केट में जितने भी बायर्स हैं, सबके डिमांड को प्लस कर दो, तब तुमको क्या मिल जाएगी? मार्केट की डिमांड। सो इट रेफर्स टू डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी, अलग अलग क्वांटिटीज, that all the buyers in the market are ready to buy, वो भी अलग अलग प्राइस पर, at different possible prices of the commodity during a given period of time। चमका अच्छे से? क्लियर हो गया? आगे देखो, अब हम बात करते हैं सबसे पहले इंडिविजुअल डिमांड की।
मैंने कहा इंडिविजुअल, यानी कि ये जो बबली है, बबली की डिमांड को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, एक इंडिविजुअल बंदा जो है उसकी डिमांड को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। 5 फैक्टर्स हैं। पहला है प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, जो भी कमोडिटी है उस खुद की प्राइस। जैसे पैन की बात करी हो तो पैन की प्राइस क्या है, अभी मैंने रिलेशन बताया था, इसको PX से डिनोट करते हैं, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी। एक होता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, अभी मैं समझाऊंगी सारा अच्छे से। एक है इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इको में इनकम को हम डिनोट करते हैं Y से, PR का मतलब है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। फिर है इंसान के टेस्ट प्रेफरेंसेस, फैशन वगैरह, और एक है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। कुछ बुक्स के अंदर इसको F से भी डिनोट करा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 फैक्टर्स है जो इंडिविजुअल बंदे की डिमांड को अफेक्ट करते हैं। पहला है ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी भी बोल सकते हैं, कमोडिटी की खुद की प्राइस। अब ये तो तुम लोगों ने खुद ने बहुत अच्छे से रियल लाइफ के अंदर देखा है कि अगर कभी भी कोई चीज महंगी होती है, किसी चीज की प्राइस बढ़ जाती है, तो अपने आप उस चीज की डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। प्राइस और डिमांड में कौन सा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। अगर कोई चीज महंगी होती है, मैंने कहा अनियन जो है वो एक्सपेंसिव हो गए हैं, अनियन महंगे हो गए हैं, तो अनियन की डिमांड अपने आप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। प्याज महंगे होते तो मम्मी प्याज ज्यादा थोड़ी ना खरीदेगी, कम खरीदेगी ना, प्याज की डिमांड कम हो गई। मैंने कहा पनीर की बात करते हैं, अगर पनीर महंगा हो जाएगा तो मम्मी पनीर की डिमांड क्या कर देगी, कम कर देगी। डिमांड को आप QX से भी शो कर सकते हो, DX से भी शो कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं अगर पनीर सस्ता हो जाएगा तो मम्मी अपने बंटी को पनीर बना के खिलाएगी, पनीर की डिमांड अपने आप क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो गुड की खुद की प्राइस और उसकी डिमांड दोनों में कौन सा रिलेशन होता है, उल्टा रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। प्राइस बढ़ रही है, डिमांड कम हो रही है, एरो ऊपर इधर नीचे, प्राइस कम होगी डिमांड बढ़ जाएगी। कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। और नेगेटिव रिलेशन को इको में बोला जाता है इनवर्स रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। प्राइस इंक्रीज होगी, डिमांड कॉन्ट्रैक्ट, बोले तो डिक्रीज होगी। प्राइस डिक्रीज होगी तो डिमांड क्या हो जाएगी, एक्सटेंड हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मतलब कुल मिला के डिमांड जो है वो किसका फंक्शन है, प्राइस का फंक्शन है, कि डिमांड बेसिकली प्राइस पर डिपेंडेंट है। डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस। पहला समझ में आया, ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी या फिर प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। कौन सा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। प्राइस बढ़ेगी, डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगी, डिमांड बढ़ेगी। पहला समझ में आ गया। सेकंड आता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। मैंने कहा जो भी हमारा गुड है उसकी प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, उसकी प्राइस कैसी है, कांस्टेंट है। किसी दूसरे गुड की प्राइस में चेंज आया और उसमें प्राइस, उसकी प्राइस में चेंज आया तो हमारे गुड की डिमांड में अपने आप चेंज आ गया। क्या बोल गए मैम, मैंने कहा हमारा जो गुड है, फॉर एग्जाम्पल हमारा जो गुड है, ये समझ लो हमारा गुड कोक है। क्या है, कोक है, ठीक है। हमारे गुड की प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, हमारे गुड की प्राइस क्या है, कांस्टेंट है। अब मार्केट में इस कोक का, मान लो इसके जैसा ही एक और प्रोडक्ट अवेलेबल है, दैट इज पेप्सी, पेप्सी अवेलेबल है। मैंने कहा हमारा गुड जो है वो क्या है, कोक है, कोक की प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा। मैंने कहा मान लो पेप्सी महंगी हो गई, पेप्सी महंगी हो गई, पेप्सी की प्राइसेस में चेंज आया। अगर पेप्सी महंगी होगी तो जो लोग पेप्सी पीते थे अब वो लोग किस पर शिफ्ट कर जाएंगे, कोक पर शिफ्ट कर जाएंगे या नहीं कर जाएंगे। कोक की डिमांड खुद ब खुद बढ़ जाएगी। मतलब कोक की खुद की प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, किसी दूसरे गुड की प्राइस में चेंज आया और उसकी वजह से कोक की डिमांड में चेंज आ गया। तो ये जो दूसरा गुड है ना पेप्सी, ये क्या है, रिलेटेड गुड है। क्या है, रिलेटेड गुड। सो रिलेटेड गुड्स आर दोज गुड्स, रिलेटेड गुड्स वो गुड्स हैं इन विच चेंज इन प्राइस ऑफ वन गुड, कि एक गुड की प्राइस में चेंज आ रहा है, causes a change in the demand for the other good, उसकी वजह से दूसरे गुड की डिमांड में अपने आप चेंज आ गया। ये रिलेटेड गुड्स होते हैं, PR से डिनोट कर दिया। अब बात ये है, ये जो रिलेटेड गुड्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरे होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स दोनों रिलेटेड गुड्स है, बहुत आराम से समझना। देखो सब्स्टिट्यूट गुड्स, इन्हें कॉम्पिटिटिव गुड्स भी बोलते हैं। ये दोनों ऐसे गुड्स हैं जो एक जैसे लगते हैं, दो ऐसे गुड्स जो एक जैसे लगते हैं कि इन्हें हम एक दूसरे की जगह पर यूज कर सकते हैं। ऐसे गुड्स जिन्हें आप एक दूसरे की जगह पर यूज कर सकते हो, इस तरह के गुड्स को बोला जाता है सब्स्टिट्यूट गुड्स। फॉर एग्जाम्पल आपके घर पर गेस्ट आए और मम्मी ने बोला जा बंटी मार्केट से जाके कोक लेकर आ, ठीक है। अब आप कोक लाने गए तो आपने देखा कि भैया दुकानदार के पास में कोक है ही नहीं, तो आप क्या बोलोगे, कोक नहीं है, कोई बात नहीं, एक काम कर दो पेप्सी दे दो।
मतलब कोक और पेप्सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें एक दूसरे की जगह पर यूज करा जा सकता है, दोनों सेम टू सेम है। मतलब मैं तो कोल्ड ड्रिंक्स इतनी पीती नहीं, अगर आप मुझे कोक या पेप्सी में से कोई भी एक दोगे ना, देन ट्रस्ट मी मैं आपको डिफरेंस नहीं बता सकती कि ये कोक है या पेप्सी है, तो मेरे लिए तो एकदम सब्सटीट्यूट है ये। तो सब्सटीट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर, जिन्हें हम एक दूसरे की जगह पर यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेप्सी एंड कोक हो गया। चाय या कॉफी है, गेस्ट आते हैं ऐसे ही पूछते हैं ना चाय लेंगे या कॉफी, तो चाय और कॉफी एक दूसरे के सब्सटीट्यूट है। मान लो घर के अंदर कॉफी नहीं पड़ी, कॉफी खत्म हो गई, तो आप चाय बना के दे दोगे, चाय का सामान तो इजीली अवेलेबल होता है। तो यहाँ पर रिलेशन कैसा होता है ध्यान से समझना। मैंने कहा मान लो हमारा जो गुड है वो क्या है, कोक है। यहां पर मैं लिख रही हूं आर गुड, हमारा गुड क्या है, कोक है। अब कोक की प्राइसेस में कोई चेंज नहीं आ रहा, कोक की प्राइसेस क्या है, कांस्टेंट है, और मार्केट में इसका एक सब्स्टिट्यूट गुड अवेलेबल है। मैं सब्स्टिट्यूट पढ़ा रही हूँ रिलेटेड के अंदर पहले, और वो सब्स्टिट्यूट गुड क्या है, पेप्सी है, जिसे हम कोक की जगह पर यूज कर सकते हैं। हमारा गुड कोक है, कोक की प्राइसेस कांस्टेंट है। मैंने कहा पेप्सी महंगी हो गई, पेप्सी की प्राइसेस इंक्रीज हो गई, तो अब आप खुद सोच के बताओ, कमेंट्स के अंदर बता दो वीडियो पॉज करके कि इसका कोक की डिमांड पर क्या इंपैक्ट होगा। बता सकते हो ना, बेसिक बात है। अगर पेप्सी महंगी हो जाएगी तो जो लोग पेप्सी पी रहे थे अब वो किस पर शिफ्ट कर जाएंगे, कोक पर शिफ्ट कर जाएंगे, और अपने आप कोक की डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मतलब अगर सब्स्टिट्यूट गुड की प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं, एरो ऊपर जा रहा है, तो हमारे गुड की डिमांड अपने आप क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। कौन सा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। उसकी प्राइस बढ़ रही है तो हमारी की डिमांड भी बढ़ रही है। कौन सा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है, और पॉजिटिव रिलेशन को ही बोला जाता है डायरेक्ट रिलेशन। समझ में आया। उल्टा भी बताती हूं, मैंने कहा मान लो पेप्सी जो है वो सस्ती हो गई, पेप्सी की प्राइसेस कम हो गई, तो इस सिचुएशन में जो लोग कोक पीते थे अब वो पेप्सी पर शिफ्ट कर जाएंगे, अपने आप कोक की डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये सस्ता हुआ तो इसकी डिमांड अपने आप डिक्रीज हो गई, पॉजिटिव रिलेशन है ना। वही लिखा है देयर इज डायरेक्ट यानी कि पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड एंड डिमांड ऑफ आर गुड। क्लियर हो गया अच्छे से। तो मैं आपको रिलेटेड गुड्स समझा रही हूं। रिलेटेड गुड्स मैंने बोले दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरे होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में कौन सा रिलेशन आया, पॉजिटिव रिलेशन आया, अभी समझा दिया मैंने। दूसरा कौन सा है हमारे पास में, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बेटा वो गुड्स है जिनको एक साथ डिमांड करा जाता है, जिनकी जरूरत एक साथ पड़ती है, यानी कि ये ऐसे गुड्स हैं जिनका एक दूसरे के बिना काम ही नहीं चलता, ये एक दूसरे की डिमांड को पूरा करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोस गुड्स विच कंप्लीट द डिमांड फॉर ईच अदर। ये तो जीवन साथी की तरह है, स्पाउस की तरह है कि इनका एक दूसरे के बिना काम ही नहीं चलता, ये एक दूसरे की डिमांड को पूरा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार है और साथ में पेट्रोल है, तो गाड़ी और पेट्रोल का क्या एक दूसरे के बिना काम चल सकता है, ये तो हो गए ना जीवन साथी, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। इसके अलावा मैंने कहा चाय बनानी है, तो चाय बनाने के लिए अपन टी लीव्स यूज में लेते हैं, ठीक है, और शुगर भी यूज में लेते हैं, मोस्टली घरों में तो शुगर काम में आती ही है। तो टी लीव्स और शुगर क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, जीवन साथी हो गए। और अच्छा एग्जाम्पल दो, ब्रिक्स, ईंट जानते हो ना, ईंट और ईंट को जोड़ने के लिए क्या चाहिए होती है, सीमेंट चाहिए होती है, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है जिनका एक दूसरे के बिना काम नहीं चलता। अब यहां पर क्या होता है, मैंने कहा मान लो कार जो है वो हमारा गुड है, हमारा गुड क्या है, कार है, और कार की जो प्राइजेस हैं वो कैसी हैं, कांस्टेंट है, कार की प्राइसेस में कोई चेंज नहीं आ रहा। अब मार्केट में कार का जीवन साथी अवेलेबल है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड, दैट इज पेट्रोल। मैंने कहा पेट्रोल महंगा हो गया तो वीडियो पॉज करो और बताओ, अगर पेट्रोल महंगा होगा तो गाड़ी की डिमांड बढ़ेगी या कम होगी। अगर पेट्रोल महंगा होगा तो हम गाड़ी खरीदेंगे क्या, नहीं, गाड़ी की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अगर इसकी प्राइसेस इंक्रीज हो रही है तो इसकी डिमांड उल्टा डिक्रीज हो रही है, एरो उल्टे चल रहे हैं। कौन सा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है, बोले तो इनवर्स रिलेशन है। वहीं उल्टा ले लेते हैं, मान लो पेट्रोल सस्ता हो गया, पेट्रोल सस्ता होने लग गया तो लोग कार्स की डिमांड बढ़ा देंगे कि अब तो पेट्रोल सस्ता है, हम भी गाड़ी खरीद सकते हैं। हमारे देश में ज्यादातर लोग गाड़ी इसीलिए नहीं खरीदते क्योंकि पेट्रोल महंगा है, पेट्रोल सस्ता होगा लोग गाड़ी खरीदेंगे, इसकी प्राइस गिरी, इसकी डिमांड बढ़ गई। कौन सा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। समझ में आया। सो देयर इज इनवर्स नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड और हमारे गुड की डिमांड।
चमक गया अच्छे से। तो यहां पर लिख देते हैं, इसमें भी कौन सा रिलेशन आया, इसमें आ गया हमारा नेगेटिव रिलेशन। थर्ड आता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब देखो इको के अंदर इनकम को हम वाई से डिनोट करते हैं, आई से डिनोट क्यों नहीं करते, क्योंकि आई से हम इन्वेस्टमेंट को डिनोट करते हैं, ठीक है। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, दो तरह के गुड्स होते हैं, एक होते हैं नॉर्मल गुड्स और एक होते हैं इनफीरियर गुड्स। देखो नॉर्मल गुड्स जो आप मैं हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं वो कौन से गुड्स हैं, नॉर्मल गुड्स हैं। फॉर एग्जांपल हम व्हीट कंज्यूम करते हैं, ठीक है, हम चॉकलेट्स कंज्यूम करते हैं, हम जो दूध पीते हैं वो कौन सा पीते हैं, अमूल या फिर सरस का फुल क्रीम मिल्क पीते हैं, उस दूध में मलाई आती है ना, तो अमूल सरस का फुल क्रीम मिल्क हम लोग पीते हैं, उसमें अच्छे से मलाई वगैरह आती है, तो हम नॉर्मल गुड्स कंज्यूम करते हैं। अब देखो नॉर्मल गुड्स के केस में क्या होता है, अगर इंसान की इनकम बढ़ती है, इनकम मतलब वाई, इनकम बढ़ेगी तो वो नॉर्मल गुड्स का कंजम्पशन भी क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप ज्यादा चॉकलेट्स खाओगे, आपकी इनकम इंक्रीज होगी तो मम्मी अमूल का फुल क्रीम मिल्क ज्यादा खरीदेगी, बच्चों को दूध भी पिलाएगी, दही भी जमाएगी, उस दूध से घी भी निकालेगी, सारे काम करेगी। अगर इनकम कम हो जाएगी तो हम इन चीजों का कंजम्पशन कम कर देते हैं, इनकम कम होगी हम चॉकलेट्स कम खाएंगे, दूध कम पी लेंगे, ऐसा ही होता है। एक होते हैं इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स ये समझ लो थोड़े से सस्ते आते हैं, चीप होते हैं, यानी कि सस्ते होते हैं। तो इन्फीरियर गुड इंसान इसलिए खरीदता है क्योंकि उसकी इनकम कम है। मान लो किसी व्यक्ति की इनकम कम है तो वो इन्फीरियर गुड्स खरीदेगा क्योंकि ये गुड्स उसको सस्ते पड़ रहे हैं। इन्फीरियर गुड्स इंसान इसलिए खरीद रहा है क्योंकि उसकी इनकम उसे नॉर्मल गुड्स खरीदना अफोर्ड ही नहीं करने दे रही। फॉर एग्जाम्पल व्हीट एक नॉर्मल गुड है। अब एक इंसान मान लो बाजरा कंज्यूम कर रहा है, क्यों, क्योंकि बाजरा कहीं ना कहीं चीप है, सस्ता पड़ता है। वो बाजरा इसलिए कंज्यूम कर रहा है क्योंकि उसकी इनकम अलाउ नहीं कर रही उसे व्हीट परचेज करना। अगर उसकी कल को इनकम बढ़ जाएगी ना, वो बाजरा का कंजम्पशन कम कर देगा, वो भी व्हीट पर शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। मैंने कहा कलर टीवी नॉर्मल गुड है और ब्लैक एंड व्हाइट टीवी क्या है, इंफीरियर गुड है। अमूल फुल क्रीम मिल्क क्या है, नॉर्मल गुड है। सेम ऐसे ही मैंने कह दिया, मान लो अमूल का जो टोन्ड मिल्क आता है ना, टोन्ड मिल्क होता है जिसमें मलाई नहीं निकलती है ना, मलाई हटा के जो दूध आता है, अमूल का टोन्ड मिल्क जो है वो एक इंफीरियर गुड है, यानी कि सस्ता गुड है। तो मैंने क्या कहा, अगर इस सिचुएशन में इंसान की इनकम बढ़ती है इंफीरियर गुड्स के अंदर, तो उल्टा वो इंफीरियर गुड्स का कंजम्पशन बढ़ाएगा या कम करेगा, कम कर देगा। भाई अगर इनकम बढ़ रही है बंटी की, तो बंटी इंफीरियर गुड्स क्यों खरीदेगा, बंटी जो है इनकम के बढ़ते ही नॉर्मल गुड्स पर शिफ्ट कर जाएगा ना, वो व्हीट पर शिफ्ट कर जाएगा, वो अमूल के फुल क्रीम मिल्क पर शिफ्ट कर जाएगा, वो इंफीरियर गुड्स का कंजम्पशन कम कर देगा। बट अगर उसकी इनकम कम होगी तो फिर वो इंफीरियर गुड्स और ज्यादा खरीदेगा, उसको सस्ते गुड्स और खरीदने पड़ेंगे। तो नॉर्मल गुड्स के साथ में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है, इनकम बढ़ गई कंजम्पशन बढ़ गया, इनकम कम कंजम्पशन कम। इंफीरियर गुड्स के साथ में उल्टा रिलेशन है, इनकम बढ़ेगी तो इंफीरियर गुड्स का कंजम्पशन कम होगा, इनकम कम होगी तो इंफीरियर गुड्स का कंजम्पशन बढ़ेगा। डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन इनकम और डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन इनकम। समझ में आ गई बातें। फोर्थ आता है हमारे पास में, फोर्थ टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है। उससे पहले थोड़ा सा इंफीरियरिटी के बारे में पढ़ लो। देखो रियल लाइफ के अंदर कोई भी गुड इंफीरियर नहीं होता, कोई भी गुड इंफीरियर नहीं होता। सिंपल सी बात है, इंसान अगर किसी चीज को कंज्यूम कर रहा है क्योंकि उसकी इनकम कम है, तो फिर वो गुड उसके लिए क्या है, इंफीरियर गुड है। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, लो लेवल इनकम वाला बंदा है। अब ये बंदा मान लो अगर बाजरा कंज्यूम कर रहा है, क्यों कंज्यूम कर रहा है, क्योंकि इसकी इनकम कम है, बाजरा सस्ता होता है, चीप होता है, तो बाजरा इसके लिए कौन सा गुड है, इंफीरियर गुड है। कल को अगर इस इंसान की इनकम बढ़ जाएगी तो ये बाजरा का कंजम्पशन कम कर देगा और ये किस पर शिफ्ट कर जाएगा, ये भी व्हीट पर शिफ्ट कर जाएगा। लेकिन मैंने कहा एक रिच बंदा जो है वो बाजरा खा रहा है। क्यों खा रहा है बाजरा, क्योंकि मल्टीग्रेन्स खाने चाहिए, अलग अलग तरह के ग्रेन्स खाने चाहिए, हेल्थ के लिए अच्छा है। तो बेटा इसके लिए बाजरा जो है वो एक इंफीरियर गुड नहीं है,
इसके लिए यही बाजरा क्या है, एक नॉर्मल गुड है। तो कोई भी गुड जो है वो इंफीरियर सुपीरियर वगैरह नहीं होता। सिंपल सा है, अगर एक इंसान को किसी चीज का कंजम्पशन करना पड़ रहा है ड्यू टू हिज लो लेवल ऑफ इनकम, तो वो चीज उसके लिए क्या है, इंफीरियर गुड है। सो नो गुड इज इंफीरियर इफ अ गुड इज परचेस्ड बाय अ कंज्यूमर ड्यू टू हिज लो लेवल ऑफ इनकम, तो वो उस गुड को इंफीरियर गुड बोल देता है। उस पर्टिकुलर इंसान के लिए वो इंफीरियर है। वही बाजरा एक रिच व्यक्ति के लिए क्या है, नॉर्मल गुड है। समझ में आ गई बातें? 3 हम लोगों ने पढ़ लिए। अगला आता है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। देखो, टेस्ट और प्रेफरेंसेस का मतलब है, अगर किसी चीज के फेवर में आपका टेस्ट है, यानी कि अगर कोई चीज बहुत ज्यादा फैशन में है, बहुत ज्यादा ट्रेंड के अंदर है, तो ऑब्वियसली बात है उस चीज की डिमांड बढ़ जाएगी। किसी चीज का बहुत ज्यादा फैशन चल रहा है, कोई चीज बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, तो उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है। किसी चीज का कोई फैशन नहीं है, वो चीज आउट ऑफ फैशन हो चुकी है, उसकी डिमांड कम हो जाएगी। तो हमारा टेस्ट, हमारी प्रेफरेंसेस जो हैं, वो भी हमारी डिमांड को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। इसमें फैशन आ जाता है, कस्टम्स रीति रिवाज आ जाते हैं, हमारी आदतें आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये जो लबूबू सा है, ये अगली सी दिखने वाली डॉल है, इसका आजकल ट्रेंड चल रहा है, इसका आजकल फैशन चल रहा है, इसका फैशन चल रहा है, तो अपने आप इसकी डिमांड क्या है, ज्यादा है। यही है, तो इंडिविजुअल डिमांड को ये फैक्टर अफेक्ट कर रहा है। ये स्टैनली कप हो गया, लोग जिम में इसको लेकर जाते हैं, ऑफिस में लेकर जाते हैं, क्योंकि ये फैशन के अंदर है, ट्रेंड में है, तो इसकी डिमांड क्या है, ज्यादा है। सो यहाँ पर क्या होता है, डिमांड फॉर दोज गुड्स इंक्रीजेस फॉर विच कंज्यूमर डेवलप स्ट्रॉन्ग टेस्ट। अगर आपको लग रहा है यार ये चीज फैशन में है, आपने स्ट्रॉन्ग टेस्ट प्रेफरेंस डेवलप कर ली है किसी चीज के लिए, तो उसकी डिमांड आप बढ़ा दोगे। वहीं अगर कोई चीज आउट ऑफ फैशन हो चुकी है, आपके टेस्ट और प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग नहीं है, जैसे ये एकदम होती है ना स्लिम फिट जीन्स है, ये एकदम जो स्लिम फिट वाली जीन्स है, इसका आजकल फैशन नहीं है, तो अपने आप इसकी डिमांड क्या है, कम है। क्लियर हो गया? और लास्ट आता है एक्सपेक्टेशन। इसको हम चेंज ऑफ प्राइसेस इन फ्यूचर भी बोलते हैं, तो इसको एफ से भी आप डिनोट कर सकते हो। देखो, एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या है, बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल देती हूँ। आपके घर में दीदी होंगी, बहुत सारों के घर में दीदी होंगी, उनकी शादी वगैरह की बात चलती होगी। अब ठीक है, हमें पता है डाउरी इज इलीगल, सारी चीजें पता है, बट हमें ये भी पता है कि ठीक है, शादी होती है तो घर वाले बेटी को गोल्ड ज्वेलरी वगैरह देते हैं। आप लोगों के घर में भी होता होगा। तो आपके घर में एक दीदी है, बबली उनका नाम है, या फिर मान लो भैया है, तो भैया की भी शादी होगी, तो जो भी भाभी वगैरह आएंगी तो उनको भी कुछ गोल्ड ज्वेलरी वगैरह दी जाती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मान लो आपकी मम्मी जो है वो आपके पापा को कह रही है, सुनो जी गोल्ड तो दिन बर दिन महंगा होता जा रहा है, तो एक काम करते हैं, आज से 4-5 साल बाद में बबली की शादी करेंगे, है ना, आज से 4-5 साल बाद में बबली की शादी करेंगे, तब तक तो गोल्ड और महंगा हो जाएगा, तो एक काम करते हैं, गोल्ड अभी खरीद कर रख लेते हैं। समझ पा रहे हो? मम्मी जो है वो पापा से कह रही है कि सुनो जी, बबली की शादी में 4-5 साल है, 4-5 साल बाद में गोल्ड बहुत महंगा हो जाएगा, तो क्यों ना अभी गोल्ड खरीद कर रख लेते हैं बबली के लिए या फिर बंटी की बहू के लिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मम्मी को लग रहा है फ्यूचर के अंदर जो गोल्ड है, गुड लिख दिया देखो मैंने, फ्यूचर के अंदर जो गोल्ड है उसकी प्राइसेस क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी, ऐसा मम्मी को लग रहा है। तो मम्मी क्या बोल रही, अभी गोल्ड खरीद कर रख लेते हैं, तो अभी गोल्ड की डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मतलब अगर कंज्यूमर को लग रहा है कि फ्यूचर के अंदर किसी चीज की प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगी, वो चीज महंगी हो जाएगी, तो कंज्यूमर प्रेजेंट में उसकी डिमांड इंक्रीज कर देता है। समझ में आया? डायरेक्ट रिलेशन है कि फ्यूचर में अगर प्राइसेस इंक्रीज होने की एक्सपेक्टेशन है, तो अभी डिमांड क्या हो जाएगी, उस चीज की बढ़ जाएगी। गोल्ड के केस में ऐसा ही होता है। या फिर मान लो जैसा कोविड के अंदर हुआ था, कोविड में सब लोगों को लग रहा था कि फ्यूचर में जो है सैनिटाइजर्स की कमी आ जाएगी, हैंड वॉश की कमी आ जाएगी, और ये जो खाने पीने के आइटम हैं, चाय, चीनी, आटा, राइस, इनकी कमी आ जाएगी। तो अगर हमें लग रहा है फ्यूचर में किसी चीज की क्या हो सकती है, शॉर्टेज हो सकती है, कमी आ सकती है, तो हम प्रेजेंट में उस चीज की डिमांड क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। होता है ऐसा। तो वही यहां पर लिखा है कि हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है, इफ अ कंज्यूमर एक्सपेक्ट दैट प्राइस ऑफ अ कमोडिटी विल इंक्रीज इन नियर फ्यूचर, मम्मी को लग रहा है कि फ्यूचर में गोल्ड महंगा होने वाला है, या फिर फ्यूचर में अगर किसी चीज की शॉर्टेज हो जाएगी जैसा कोविड में हुआ था, तो प्रेजेंट में हम उस चीज की डिमांड क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। डायरेक्ट रिलेशन है कि फ्यूचर में अगर प्रोडक्ट महंगा होगा तो हम करंट में, गोल्ड का एग्जांपल लिया था, गोल्ड की डिमांड को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। डायरेक्ट यानी कि पॉजिटिव रिलेशन है।
ठीक है। मम्मी को लग रहा है फ्यूचर में गोल्ड सस्ता होगा, दिन भर दिन गोल्ड के प्राइसेस गिरते जा रहे हैं, मम्मी को लग रहा है फ्यूचर में गोल्ड सस्ता होगा, तो मम्मी पापा को क्या बोल रही है, सुनो जी अपन तो अभी गोल्ड नहीं खरीदेंगे, 4-5 साल बाद में खरीदेंगे, जब शादी होगी तभी सस्ता हो जाएगा। तो अगर लग रहा है फ्यूचर में सस्ता होगा तो अभी डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर हो गए। तो ये 5 फैक्टर्स हैं जो इंडिविजुअल की डिमांड को अफेक्ट करते हैं। क्लियर हो गया, अच्छे से चमक गया। अब देखो बात करते हैं डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड में क्या डिफरेंस है। इस चैप्टर के जो लास्ट वाले टॉपिक्स है ना, वहां पर ये बहुत काम में आने वाला है, तो बहुत अच्छे से समझना। देखो डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड में क्या डिफरेंस है, बहुत अच्छे से समझना। मैंने कहा यहां पर मैं प्राइस लिख रही हूं अपने गुड की, और यहां पर मैं उसकी क्या लिख रही हूं, क्वांटिटी लिख रही हूं। मैंने कहा अगर मैं शॉपकीपर हूं, मैं ये पेन आपको 30 रुपीज का बेच रही हूं, तो आप बोल रहे हो मैम एक पेन खरीदूंगा। मैंने कहा अगर मैं पर पेन 28 का दूंगी, आप बोल रहे हो मैम 2 पेन खरीदूंगा। अगर मैं पर पेन 26 का दूंगी, आप बोल रहे हो मैम 3 पेन खरीदूंगा। पर पेन 24 का दूंगी, आप बोल रहे हो 4 पेन खरीदूंगा। तो बेटा ये जो पूरा का पूरा एक तरह से मैंने बनाया है, ये क्या है, डिमांड है। डिमांड मतलब जो भी इंडिविजुअल है वो अलग अलग प्राइसेस पर उस पर्टिकुलर गुड की कितनी क्वांटिटी खरीदना चाहता है। डिमांड इज नॉट अ पर्टिकुलर क्वांटिटी, पर्टिकुलर क्वांटिटी नहीं है। यहां पर हम बायर का बिहेवियर शो कर रहे हैं कि वो अलग अलग प्राइस पर उस चीज की कितनी क्वांटिटी परचेज करना चाहता है। इट डिस्क्राइब्स द बिहेवियर ऑफ बायर्स एट एवरी पॉसिबल प्राइजेस, कि अलग अलग प्राइस पर वो उस चीज की कितनी क्वांटिटी खरीदना चाहता है। कि पेन 30 रुपए का मिल रहा है, एक ही खरीदूंगा। पेन 28 का मिल रहा है, चलो 2-2 खरीद लूंगा। सो ये प्राइस के हिसाब से चेंज होता रहता है। ये तो डिमांड है पूरा का पूरा। बट अगर बायर स्पेसिफाई कर दे कि अगर आप पर पैन मुझे 26 रुपीज का बेचोगे, अगर आप पर पैन मुझे 26 रुपीज का बेचोगे, तो मैं फिक्स है आपसे 3 पैन खरीदूंगा। अगर उसने बता दिया मैं इतनी स्पेसिफिक क्वांटिटी खरीद रहा हूं, 3 पैन खरीदूंगा एक स्पेसिफिक प्राइस पर, उसको बोला जाता है क्वांटिटी डिमांडेड। क्या कहते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड। इट रेफर्स टू अ स्पेसिफिक क्वांटिटी दैट इज डिमांडेड अगेंस्ट अ स्पेसिफिक प्राइस। कि बायर ने बता दिया है कि मैं इस स्पेसिफिक प्राइस पर अगर आप पर पैन मुझे 26 का बेचोगे तो मैं 3 पैन आपसे खरीदूंगा। दैट इज क्वांटिटी डिमांडेड। एक्चुअल नहीं है, ये सिर्फ बायर बता रहा है कि इतना लगाओगे तो मैं इतना खरीदूंगा। सो डिमांड में तो सारा आ गया, अलग अलग प्राइसेस पर वो कितना खरीदना चाहता है। इसी में से एक उठा लो कि इस स्पेसिफिक प्राइस पर मैं इतना खरीदना चाहता हूं, दैट इज क्वांटिटी डिमांडेड। चमक गया अच्छे से। अगला है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड वर्सेस चेंज इन डिमांड। देखो पीछे वाले से रिलेट मत करना, वो अलग था, ये अलग है। एक होता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और एक होता है चेंज इन डिमांड। मैंने कहा ये जो बबली है, बबली की डिमांड को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा था। प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। 5 फैक्टर्स है। मैंने कहा मान लो ये जो 4 फैक्टर्स हैं, ये 4 फैक्टर्स कैसे हैं, ये 4 फैक्टर्स समझ लो हमारे कांस्टेंट है, इनमें कोई चेंज नहीं आ रहा। सिर्फ कमोडिटी की खुद की प्राइस में चेंज आ रहा है कि भैया अगर कमोडिटी महंगी हो गई तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर प्याज महंगे होंगे, प्याज की डिमांड कम हो जाएगी। अगर पनीर सस्ता होगा, मम्मी पनीर की डिमांड बढ़ा देगी, आपको पनीर की सब्जी बना के खिलाएगी। तो बेटा अगर डिमांड में चेंज आ रहा है, और चेंज क्यों आ रहा है, क्योंकि गुड की खुद की प्राइस में चेंज आ रहा है, उस चेंज को बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्या कहते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। व्हेन डिमांड फॉर अ कमोडिटी चेंजेस, क्यों चेंज हो रही है, ड्यू टू चेंज इन इट्स ओन प्राइस, क्योंकि ओन प्राइस में चेंज आया है, तो इसे हम कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्या कहते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। वहीं एक होता है चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड का मतलब है, मैंने कहा ओन प्राइस तो क्या है, कांस्टेंट है, ओन प्राइस कांस्टेंट है, लेकिन मान लो अदर फैक्टर्स में से किसी में चेंज आ रहा है और उसकी वजह से डिमांड में चेंज आ जाए। फॉर एग्जाम्पल मान लो कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई और प्राइस कांस्टेंट है, तो ऑब्वियसली बात है वो अपना कंजम्पशन बढ़ा देगा ना। प्राइस कांस्टेंट है, अगर उसकी इनकम बढ़ गई तो वो ज्यादा चॉकलेट्स खाएगा। अगर प्राइस सेम है, इनकम बढ़ गई तो वो ज्यादा कॉस्मेटिक्स पर पैसा खर्च करेगी। तो अगर डिमांड में चेंज आ रहा है अदर फैक्टर्स की वजह से, अदर देन ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी कांस्टेंट है, दैट इज चेंज इन डिमांड। समझ में आया। सो प्राइस में चेंज आने की वजह से अगर डिमांड में चेंज आ रहा है, दैट इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अदर फैक्टर्स की वजह से अगर डिमांड में चेंज आ रहा है, दैट इज चेंज इन डिमांड। क्लियर अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड। देखो जिस तरह से
एक इंडिविजुअल बबली की डिमांड को 5 फैक्टर्स ने अफेक्ट करा कि नहीं करा? बबली की डिमांड को 5 फैक्टर्स ने अफेक्ट करा। उसी तरह से इस पर्टिकुलर पेन को खरीदने वाले मार्केट में बहुत सारे बायर्स हैं, तो पूरी मार्केट की जो डिमांड है उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? तो देखो 5 तो वही है, ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। 5 तो वही है। उसके साथ साथ में 3 और है। एक साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, कि कितनी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का कॉम्पोजिशन कैसा है, यानी कि मेल्स ज्यादा है, फीमेल्स ज्यादा है, बच्चे ज्यादा है। तो इसको एन से भी डिनोट कर सकते हो, इसको पी से भी डिनोट कर सकते हो, पॉपुलेशन। सीजन और वेदर कौन सा चल रहा है, और एक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इसको डी से भी डिनोट कर सकते हैं हम, है ना। वाई डी से भी डिनोट कर सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, और डी से भी डिनोट कर सकते हो। तो देखो सबसे पहले साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। सीधी सी बात है, अगर एरिया के अंदर पॉपुलेशन ज्यादा होगी, लोग ज्यादा रहेंगे, अगर एरिया की पॉपुलेशन ज्यादा है तो अपने आप डिमांड भी क्या होगी, ज्यादा होगी। पॉजिटिव रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। अगर एरिया की पॉपुलेशन कम है तो अपने आप डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो साइज का तो हो गया। कॉम्पोजिशन का मतलब क्या है कि किस तरह के लोग रह रहे हैं। मान लो एरिया में महिलाएं ज्यादा रह रही हैं, फीमेल्स ज्यादा रह रही हैं, तो वो आउटफिट्स की डिमांड करेंगी, हैंडबैग्स की डिमांड करेंगी, कॉस्मेटिक्स की डिमांड करेंगी, ज्वेलरी की डिमांड करेंगी, हील्स की डिमांड करेंगी। तो वही है, अगर औरतें हैं तो इस तरह की चीजों की डिमांड ज्यादा होगी। अगर एरिया के अंदर मेल्स ज्यादा हैं तो बेटा, अगर मेल्स ज्यादा है तो किस तरह की चीजों की डिमांड होगी? मेल्स शेविंग करते हैं तो पूरी ग्रूमिंग किट की डिमांड होगी, स्मार्ट वॉचेस की डिमांड होगी, स्नीकर्स की डिमांड होगी, मेल्स के कपड़ों की डिमांड होगी। बच्चे ज्यादा है तो सॉफ्ट टॉयज की डिमांड होगी, आउटडोर टॉयज की डिमांड होगी, स्टेशनरी की डिमांड होगी। समझ में आया? तो साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन हो गया जो डिमांड को इफेक्ट कर रहा है। फिर है सीजन एंड वेदर कैसा चल रहा है, ये भी डिमांड को इफेक्ट करता है। अगर रेनी सीजन चल रहा है अभी की तरह तो अम्ब्रेलाज, रेनकोट्स की डिमांड होगी। चाय की तपड़ी पे लोग चाय ज्यादा पियेंगे, इस तरह की चीजों की डिमांड होगी। सर्दियां आएंगी तो ब्लैंकेट्स, वुलन क्लोथ्स, जैकेट्स वगैरह की डिमांड होगी। गर्मियों में कोल्ड ड्रिंक्स की, आइसक्रीम्स की, पेस्ट्रीज है, इस तरह की चीजों की डिमांड होती है। कूलर, एसी की डिमांड होती है। सो डिमांड जो है वो वेदर और सीजन के अकॉर्डिंग भी चेंज होती है। और लास्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब क्या है? मैंने कहा अगर देश में जो रिच लोग हैं वो तो डे बाय डे रिचर होते जा रहे हैं, बहुत पैसे वाले होते जा रहे हैं, और बेचारे पुअर लोग अपनी जिंदगी की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है ना, 2 वक्त की रोटी का गुजारा समझ लो, उन बेसिक रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा नहीं कर पा रहे, समझ लो। मतलब देश के अंदर क्या है? इनइक्वालिटी है। क्या है? इनइक्वालिटी है। अगर देश में इनइक्वालिटी ज्यादा है यानी कि इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? अनइक्वल है। अब देखो रिच लोग तो बहुत कम होते हैं, सिर्फ 10% लोग ही रिच होते हैं, और बाकी के 90% लोग तो कैसे हैं? पुअर हैं, गरीब ही है। अगर देश के अंदर रिच लोग रिचर होते जा रहे हैं, पुअर गरीब होते जा रहे हैं, इनइक्वालिटी है बहुत ज्यादा, तो बेटा मार्केट डिमांड जो है वो हमेशा क्या होगी? कम होगी, क्योंकि डिमांड सिर्फ ये रिच लोग कर रहे हैं जो कि मात्र 10% है। बाकी 90% लोगों के पास में पैसा ही नहीं है, ये डिमांड ही नहीं कर पा रहे, मार्केट डिमांड कम होगी। समझ में आया? लेकिन मैंने कहा मान लो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? इक्वल है। रिच लोग भी पैसे वाले होते जा रहे हैं और गरीब लोग भी पैसे वाले होते जा रहे हैं। कोई ये 10% 90% जैसा नहीं है, सब बराबर से है, सब लोग बराबर हैं। तो बेटा सब लोग डिमांड करेंगे, अपने आप मार्केट की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। सो इफ इनकम इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, सबके पास में पैसा है तो मार्केट डिमांड ज्यादा होगी। सबके पास में पैसा नहीं है, 10% लोगों के पास में पैसा है, 90% लोग गरीब हैं, मार्केट डिमांड क्या होगी? कम होगी। क्लियर हो गया अच्छे से? आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं डिमांड फंक्शन। मैंने बताया इंडिविजुअल की डिमांड को 5 फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, मार्केट की डिमांड को 8 फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो बेटा डिमांड और डिमांड के जो फैक्टर्स हैं, जो भी फैक्टर्स हम लोगों ने पढ़े, ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड वगैरह, इनके आपस के रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन शोज द रिलेशनशिप, किसके बीच हुआ? क्वांटिटी डिमांडेड, गुड की डिमांड, कोई भी पर्टिकुलर गुड है उसकी डिमांड, और उसको जो फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं उनके बीच का जो रिलेशन है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिमांड फंक्शन। जैसे इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन निकालना है तो डिमांड को QX या DX से डिनोट कर दो, वो किसका फंक्शन है, यानी कि किसका इंपैक्ट है? ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड,
इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। समझ में आया? मार्केट डिमांड को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? तो ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, फिर क्या था? पॉपुलेशन साइज एंड कॉम्पोजिशन, सीजन एंड वेदर, और एक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। मतलब फैक्टर्स और डिमांड के बीच का जो रिलेशन है दैट इज डिमांड फंक्शन। ठीक है मैम, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग बात करते हैं डिमांड स्केड्यूल क्या होता है। देखो अभी तक मैंने आपको इको में अच्छे से समझा दिया। जब भी हम इको में टेबल बताते हैं, टेबल को क्या बोला जाता है? स्केड्यूल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्केड्यूल बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने कहा मैं एक टेबल बना रही हूँ, एक तरफ मैं प्राइस लिख रही हूँ किसी भी गुड की, और एक तरफ मैं क्वांटिटी यानी कि डिमांड लिख रही हूँ कि पर पैन मैं आपको 30 का बेचूंगी, आप एक पैन खरीदोगे, पर पैन 28 का बेचूंगी, आप 2 पैन खरीदोगे, पर पैन 26 का बेचूंगी, आप 3 पैन खरीदोगे। तो ये जो टेबल है, इसी टेबल को क्या बोला जाता है? डिमांड स्केड्यूल। ठीक है, डिमांड स्केड्यूल क्या है? एक टेबल है, ठीक है, जिसमें हम क्या शो कर रहे हैं? शोइंग डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी बीइंग डिमांडेड एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्राइजेस, कि अलग अलग प्राइजेस पर कितनी क्वांटिटी डिमांड करी जा रही है। प्राइस 30 है, बंटी बोल रहा है मैं एक खरीदूंगा। प्राइस 28 है, बबली बोल रहा है बंटी कह रहा है मैं 2 यूनिट्स खरीदूंगा। प्राइस 26 है, बंटी कह रहा है मैं 3 यूनिट्स खरीदूंगा। मतलब एक टेबल है जो प्राइस और डिमांड के बीच का रिलेशन शो कर रही है ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए टेबल बनाई है, 1 महीने की हो सकती है, 1 वीक की हो सकती है, डिमांड स्केड्यूल है। मतलब डिमांड स्केड्यूल एक टेबल है जो प्राइस और डिमांड के बीच का क्या शो करती है? रिलेशन शो करती है। समझ में आया? अब ये डिमांड स्केड्यूल 2 तरह का है, इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल और मार्केट डिमांड स्केड्यूल। मैंने कहा इस पैन की मार्केट में एक ही कंज्यूमर है, एक ही बायर है, और वो कौन है? बबली है। तो जब मैं बबली की डिमांड को रिप्रेजेंट कर रही हूं ना इस तरह से, तो वो इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल है। मतलब एक पर्टिकुलर बायर का डिमांड स्केड्यूल जो होता है उसे इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल बोलते हैं। मैंने कहा मार्केट में इस पैन के जितने भी बायर्स हैं सबकी डिमांड को प्लस कर दो, सबकी डिमांड को प्लस कर दो, और उसकी जब मैं टेबल बनाऊंगी उसको बोला जाता है मार्केट डिमांड स्केड्यूल। तो देखो इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल क्या है? इट इज अ टेबल शोइंग डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी, किसी भी कमोडिटी की, पैन की अलग अलग क्वांटिटी, दैट वन पर्टिकुलर बायर यानी कि बबली इन द मार्केट इज रेडी टू बाय, जो बबली मार्केट में खरीदना चाहती है अलग अलग प्राइजेस पर, वो इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल है। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक चॉकलेट है, अगर चॉकलेट 5 रुपए की है तो बबली बोल रही है मैं 1 ही खरीदूंगी। चॉकलेट 4 रुपए की हो गई तो बबली अपना कंजम्पशन बढ़ा देगी, 2 खरीदेगी। चॉकलेट और सस्ती हो गई, बबली ने और कंजम्पशन बढ़ा दिया। मतलब आपको टेबल देख के एक चीज और समझ में आ रही है कि जैसे जैसे चॉकलेट सस्ती हो रही है, प्राइजेस गिर रही हैं, कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है। मतलब प्राइस और डिमांड में कौन सा रिलेशन है? नेगेटिव रिलेशन है, उल्टा रिलेशन है। ये टेबल क्या है? इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल। समझ में आया? अब मैंने क्या कहा? मार्केट डिमांड स्केड्यूल क्या है कि इस पैन के मार्केट में जितने भी बायर्स हैं सबकी डिमांड को अगर मैं शो कर रही हूं टेबल पर, तो वो मार्केट डिमांड स्केड्यूल है। अब देखो इस पैन के तो मार्केट में बहुत सारे बायर्स हैं, बहुत सारे बायर्स हैं या नहीं है, और सारे बायर्स को तो मैं टेबल में शो नहीं कर सकती हूँ, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लाखों करोड़ों बायर्स होंगे। तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि मार्केट में इस पर्टिकुलर पैन के 2 ही बायर्स हैं, 2 ही कंज्यूमर्स हैं, 2 ही बायर्स हैं, एक है बबली, दूसरा है बंटी, बंटी और बबली। तो ठीक है, इस पैन के मार्केट में क्या है? 2 ही बायर्स हैं। सो मार्केट डिमांड स्केड्यूल क्या है? इट इज अ टेबल showing different quantities of a commodity that all the buyers मतलब बंटी बबली खरीदना चाहते हैं मार्केट में, वो भी अलग अलग प्राइजेस पर ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो देखो प्राइजेस तो वही हैं, ये मैंने बंटी की डिमांड लिख दी, ये मैंने बबली की डिमांड लिख दी कि भैया जैसे जैसे प्राइजेस कम होती जा रही हैं बंटी की डिमांड बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे प्राइजेस कम हो रही है बबली की डिमांड भी बढ़ रही है। कुछ भी आप ले सकते हो नंबर अपने हिसाब से, बंटी और बबली दोनों की डिमांड को प्लस कर दो तो हमें क्या मिलेगी? हमें मिल जाएगी पूरे मार्केट की डिमांड। समझ में आ गई बात? तो 1 + 2 3, 2 + 3 5, 3 + 4 7, ये आ गई मार्केट डिमांड। सो मार्केट डिमांड स्केड्यूल क्या है? एक टेबल है जिसमें हम प्राइस और मार्केट डिमांड का रिलेशन शो कर रहे हैं। करेक्ट हो गया? अच्छे से चमक गया। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं डिमांड कर्व क्या होता है। देखो टेबल को हम लोग स्केड्यूल बोलते हैं, जब इसी टेबल को हम ग्राफ पर प्रेजेंट कर देते हैं,
जब इसी टेबल को हम ग्राफ पर प्रेजेंट कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, कर्व मिलता है। सो डिमांड कर्व कुछ ही नहीं है, जो डिमांड शेड्यूल पढ़ा था ना अभी टेबल, उसी का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है कि उसको ग्राफ पर प्रेजेंट कर दो, आपको डिमांड कर्व मिल जाएगा। सो डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। शो ये भी वही चीज कर रहा है कि अलग अलग प्राइसेस पर किसी चीज की कितनी क्वांटिटी खरीदी जानी है, अलग अलग प्राइसेस पर किसी चीज की कितनी क्वांटिटी डिमांड करी जा रही है। सो इट इज अ कर्व शोइंग डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी टू बी परचेज, जो इंसान खरीदना चाहता है एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस, अलग अलग प्राइसेस पर ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो जब इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे हमें मिल जाएगा इंडिविजुअल डिमांड कर्व, और जब मार्केट डिमांड शेड्यूल को ग्राफ पर प्रेजेंट करेंगे हमें मिल जाएगा मार्केट डिमांड कर्व। तो देखो इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का, सिर्फ बबली के डिमांड शेड्यूल का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। इट इज अ कर्व शोइंग डिफरेंट क्वांटिटीज, कर्व है जो अलग अलग क्वांटिटीज एक पर्टिकुलर बायर बबली खरीदना चाहती है अलग अलग प्राइसेस पर, कर्व बना दो, वो क्या है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। समझ में आ गया ना। अब देखो बनाना किस तरह से, बहुत अच्छे से समझो। हमारे पास है प्राइस है और ये बबली की क्या है, डिमांड है कि कितनी क्वांटिटी वो खरीदना चाहती है। एक्स एक्सिस जो होती है ना नीचे लेटी हुई हॉरिजॉन्टल लाइन, एक्स एक्सिस पर हम हमारी क्वांटिटी शो करेंगे और ये जो वाई एक्सिस है इस पर हम लोग हमारी प्राइस शो करेंगे। ठीक है, एक्स एक्सिस यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर क्वांटिटी, वाई एक्सिस पर प्राइस। तो प्राइस आपकी देख लो 5 4 3 2 1 मैक्सिमम 5 तक गई है, तो ये 0 1 2 3 4 और ये हो गई 5। क्वांटिटी हमारी मैक्सिमम 5 तक गई है, 1 2 3 4 5। किस तरह से हमें प्लॉट करना है, प्राइस 5 है तो क्वांटिटी कितनी है, 1 है। अभी जो मैं रेड कलर से काम करूंगी ना ये आप लोगों को नहीं करना, मैं सिर्फ प्लॉट करने के लिए समझा रही हूँ कि भैया अगर प्राइस 5 है तो कितनी क्वांटिटी कंज्यूम करी जा रही है, 1। ये पॉइंट आ गया, समझ में आया। प्राइस 4 है तो क्वांटिटी 2 है, प्राइस 4 है क्वांटिटी कितनी है, 2 है। यहां आ गया प्राइस 3 है तो प्राइस 3 है, क्वांटिटी कितनी है हमारे पास में, 3। यहां आ गया प्राइस 2 है, क्वांटिटी कितनी है, 4। और लास्ट है प्राइस 1 है, क्वांटिटी कितनी है हमारे पास में, 5। तो सिर्फ हमें इन पॉइंट्स की जरूरत है, आप एज इट इज इनको प्लॉट कर सकते हो। ज्वाइन कर देंगे सबको, ज्वाइन कर दिया तो हमें मिल गई हमारी डिमांड। ये आ गया इंडिविजुअल डिमांड कर्व, बबली का डिमांड कर्व। समझ में आ गया अच्छे से। सेम ऐसे ही हम लोग बनाएंगे मार्केट डिमांड कर्व। तो मार्केट डिमांड कर्व क्या है, मार्केट डिमांड शेड्यूल का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। इट इज अ कर्व, कर्व ही हम बनाएंगे जो अलग अलग क्वांटिटी शो कर रहा है, शोइंग डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी, कि इस पैन की कितनी अलग अलग क्वांटिटीज परचेज करी जाएगी अलग अलग प्राइसेस पर, दैट ऑल द बायर्स इन द मार्केट आर रेडी टू बाय, कि मार्केट में जितने भी बायर्स है, हमने अज्यूम करा है कि 2 ही बायर्स है, बंटी और बबली, वो खरीदना चाहते हैं अलग अलग प्राइसेस पर। ठीक है, तो कुल मिला के इसे हम कैसे बनाएंगे, प्राइसेस वही हैं, ये बंटी की डिमांड है, बबली की डिमांड है, दोनों को प्लस करा मार्केट डिमांड आया। तो देखो प्राइसेस तो वही 5 तक हमें लेनी है, तो ये शो कर दो 0 1 2 3 4 5 वाई एक्सेस पर। एक्स एक्सेस पर हम लोग मार्केट डिमांड शो करेंगे बंटी बबली की प्लस करी हुई, जो मैक्सिमम 11 तक गई है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है भाई, प्लॉट कर सकते हैं। प्राइस 5 है, मार्केट डिमांड 3 है, प्राइस 5 है, मार्केट डिमांड कितनी है, 3 है। प्राइस 4 है, मार्केट डिमांड 5 है, प्राइस 4 है, मार्केट डिमांड कितनी आ रही है हमारे पास में, 5। प्राइस 3 है, मार्केट डिमांड 7 है, प्राइस 3 है, मार्केट की डिमांड कितनी आ रही है हमारे पास में, 7। प्राइस 2 है, मार्केट डिमांड कितनी है, 9। और लास्ट है प्राइस 1 है, मार्केट डिमांड कितनी है हमारे पास में, 11। ये आ गए पॉइंट्स, इनको ज्वाइन कर देते हैं, इनको ज्वाइन करके हमें क्या मिल गई, हमारी मार्केट डिमांड। ब्रैकेट में लिख देना मार्केट डिमांड। समझ में आ गया। तो कुल मिला के मार्केट डिमांड बेसिकली आई कैसे, कि भाई मैं इस तरह से मान लो बंटी का बना देती, प्लस इसी तरह से मैं किसका बना देती, बबली का बना देती, और दोनों को प्लस करके अपने आप मेरा क्या आ चुका है, मार्केट डिमांड आ चुकी है, जो हम लोगों ने डायरेक्ट बना दी। तो वाई एक्सिस पर हम लोग क्या कर रहे थे, प्राइस शो कर रहे थे, प्राइस को थोड़ी ना हमने प्लस करा है, हम एक्स एक्सिस पर क्या शो कर रहे थे, क्वांटिटी शो कर रहे थे।
एक किसकी डिमांड थी, एक बबली की डिमांड थी, एक किसकी डिमांड थी, बंटी की डिमांड थी। दोनों को प्लस करा हुआ हम लोगों ने कहा शो करा है, एक्स एक्सिस पर शो करा है, इसीलिए बोलते हैं इट इज अ हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर। कि भैया अगर इंडिविजुअल डिमांड कर मान लो आप बना के प्लस कर रहे हो, हॉरिजॉन्टल समेशन क्यों, क्योंकि ये कैसे आया जो पीछे हम लोगों ने बनाया, पीछे जो हम लोगों ने बनाया उस पर आप एक्स एक्सिस पर क्या शो कर रहे हो, क्वांटिटी शो कर रहे हो, और ये क्वांटिटी आई कैसे है, बंटी और बबली की डिमांड को प्लस करके आई है। मतलब एक्स एक्सिस वाली चीज कैसे आई है, प्लस करके आई है, सम करके आई है, इसीलिए बोलते हैं इट इज अ हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स। ठीक बात हो गई, अच्छे से क्लियर है। आगे देखो, अब कुछ छोटी छोटी सी बातें दे रखी है कि भैया डिमांड कर्व कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। देखो मैंने कहा ये कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड है, ये कौन सी साइड है, राइट साइड है। जब हम लेफ्ट से राइट में आते हैं डिमांड कर्व नीचे की तरफ आता है, मतलब डिमांड कर्व कैसा है हमारा, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। रीजन सिंपल सा है, क्योंकि प्राइस और डिमांड के बीच में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव इनवर्स रिलेशन है। कि देखो प्राइस ये है तो डिमांड क्या है, ये है। मैंने कहा प्राइस कम हो गई, जैसे ही प्राइस कम होगी आप देख लो डिमांड क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन है, इसीलिए डिमांड कर्व कैसा बनता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है। एक बात तो ये, अगर आप मार्केट डिमांड और इंडिविजुअल डिमांड कर्व को देखोगे तो देखो इंडिविजुअल डिमांड कर्व ऐसा है, ठीक है, अभी हम लोगों ने देख लिया। मार्केट डिमांड कर्व थोड़ा सा क्या है, लेटा हुआ है। तो मार्केट डिमांड कर्व इंडिविजुअल डिमांड कर्व के कंपैरिजन में क्या है, फ्लैटर है। फ्लैटर मतलब इंडिविजुअल डिमांड कर्व ऐसा है, इसको बोलते हैं स्टीप, यानी कि खड़ा हुआ है। मार्केट डिमांड कर्व थोड़ा सा लेटा हुआ है, यानी कि ये क्या है, कंपैरेटिवली फ्लैटर है, क्योंकि प्लस करके आया है। तो वही लिखा है मार्केट डिमांड कर्व इज फ्लैटर देन द इंडिविजुअल डिमांड कर्व। क्लियर हो गया अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। डिमांड कर्व का स्लोप कैसे निकालते हैं, तो याद करो मैंने आपको स्लोप निकालना सिखाया था पिछले चैप्टर में, कि अगर किसी भी चीज का स्लोप निकालना है, डिमांड कर्व का स्लोप निकालना है, डिमांड कर्व पर जाओ, वाई एक्सिस पर जो दे रखा है, वाई एक्सिस पर क्या दे रखा है, प्राइस दे रखी है, अपॉन एक्स एक्सिस पर क्या दे रखा है, क्वांटिटी दे रखी है। दोनों का चेंज ले लो, वाई एक्सिस पर जो दे रखा है उसका चेंज अपॉन एक्स एक्सिस पर जो दे रखा है उसका चेंज। तो वाई एक्सिस पर प्राइस है तो चेंज इन प्राइस, अपॉन एक्स एक्सिस पर क्या है, क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी हो गया। आप चाहो तो ये एक्स मत लगाओ, चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, यही क्या है, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व है। चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, कि मैंने कहा प्राइस 8 है तो डिमांड कितनी है हमारे पास में 60, प्राइस कम होके 6 हो गई तो डिमांड कितनी हो गई 70, तो चेंज इन प्राइस, ठीक है, अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, दिस इज द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। अगली बात करते हैं भैया लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो अभी मैंने आपको क्या बताया था, डिमांड को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड जिसमें सब्सटीट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स दोनों आ गए, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। मैंने कहा ये जो 4 फैक्टर्स है, इन चारों फैक्टर्स को कांस्टेंट ले लो, कि चारों फैक्टर्स में कोई चेंज नहीं आ रहा, चारों फैक्टर्स कांस्टेंट है। कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं सेटेरिस पेरिबस। क्या कहते हैं, सेटेरिस पेरिबस, कि जो 4 फैक्टर्स है वो चारों फैक्टर्स कांस्टेंट है, मतलब सेटेरिस पेरिबस। मैंने कहा 4 फैक्टर्स मान लो कांस्टेंट है। अब ये जो प्राइस है और खुद डिमांड, इन दोनों में कौन सा रिलेशन होता है, उल्टा रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। किसी भी चीज की प्राइसेस इंक्रीज होंगी तो उस चीज की डिमांड कम होगी, और प्राइस कम होगी तो उस चीज की डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी। सो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, बाकी की 4 चीजें कांस्टेंट है, ओन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। बोले तो ceteris paribus, there is inverse relationship between quantity demanded and own price of a commodity। कमोडिटी की खुद की प्राइस और उसकी डिमांड दोनों में कौन सा रिलेशन होता है, उल्टा रिलेशन होता है। अगर पनीर महंगा होगा तो हम पनीर की डिमांड कम कर देंगे, अगर पनीर सस्ता होगा तो हम पनीर की डिमांड बढ़ा देंगे। इसी को फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज भी बोला जाता है। एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है, जैसे जैसे प्राइस कम होती जा रही है, tan 8642, जैसे जैसे प्राइस कम होती जा रही है डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है 50, 60, 70, 80, 90। कर्व अगर बनाओगे तो कर्व कैसा बनेगा हमारा, अभी मैंने बताया था 2 चीजों में उल्टा रिलेशन होता है, तो कर्व हमारा कैसा बनेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग। कैसा बनेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है मैम, समझ में आ गया।
अजम्पशंस क्या है, क्या क्या चीजें हम मान के चलेंगे, तो अभी मैंने बता दिया अजम्पशंस कि जो बाकी के फैक्टर्स हैं, डिटर्मिनेंट्स है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड के अंदर हमारे सब्सटीट्यूट गुड भी आ गए और हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड भी आ गए, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, इन सब में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो वही है नो चेंज इन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड, लिखा है नो चेंज इन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड, नो चेंज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, नो चेंज इन इनकम ऑफ बायर, नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, और कंज्यूमर कोई चेंज एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, मम्मी कोई चेंज एक्सपेक्ट नहीं कर रही कि गोल्ड महंगा होगा सस्ता होगा, कंज्यूमर्स डू नॉट एक्सपेक्ट एनी चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इन नियर फ्यूचर। ये अजम्पशंस हो गए। अब थोड़ी सी लॉ से रिलेटेड बातें हैं। पहला है, ये लॉ क्या शो करता है, इनवर्स रिलेशन शो करता है कि प्राइस और क्वांटिटी में कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। किसी चीज की प्राइस इंक्रीज होती है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। इंक्रीज इन प्राइस टेंड्स टू रिड्यूस द क्वांटिटी डिमांडेड, फॉल इन प्राइस विल लीड टू इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। सेकेंड है क्वालिटेटिव नॉट क्वांटिटेटिव, ये जो लॉ ऑफ डिमांड है ये क्वालिटेटिव रिलेशन शो कर रहा है, क्वांटिटेटिव रिलेशन शो नहीं कर रहा। देखो क्वालिटेटिव कैसे, मैंने कहा प्राइस अगर किसी चीज की इंक्रीज हो रही है तो हमें पता है डिमांड डिक्रीज होगी, मतलब ये हमें डायरेक्शन शो कर रहा है कि प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, एरो का पता चल रहा है, बट ये नहीं पता चल रहा कि कितनी। मैंने कहा मान लो प्राइसेस 50% से इंक्रीज हो गई तो हमें ये नहीं पता डिमांड कितनी डिक्रीज होगी, 10% डिक्रीज होगी, 20% डिक्रीज होगी, 50% डिक्रीज होगी, 80% डिक्रीज होगी, नहीं पता। तो क्वालिटेटिव रिलेशन शो कर रहा है कि प्राइस इंक्रीज हुई तो डिमांड डिक्रीज होगी, बट कितनी होगी नहीं पता। फिर है नो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप, हमें नहीं पता कि भैया प्राइसेस अगर 50% से इंक्रीज हो रही है तो जो डिमांड है वो कितने परसेंट से डिक्रीज होगी, हमें नहीं पता। कोई प्रोपोर्शनल रिलेशन यहाँ पर नहीं है, कोई परसेंटेज में रिलेशन नहीं है। और ऐसा नहीं है कि मैंने कहा प्राइसेस 20% से बढ़ गई तो डिमांड भी 20% से ही डिक्रीज हो, ऐसा जरूरी नहीं है, कितना भी चेंज आ सकता है। अगर प्राइस 20% से इंक्रीज हो रही है तो हो सकता है डिमांड 50% से डिक्रीज हो जाए, या फिर डिमांड सिर्फ 10% से ही डिक्रीज हो, तो ये भी जरूरी नहीं है बिल्कुल सेम टू सेम हो। और लास्ट है वन साइडेड, ये वन साइडेड लव नहीं है, ये है वन साइडेड रिलेशनशिप। कैसे, हमें ये पता है कि प्राइस में अगर कोई चेंज आएगा तो उसकी वजह से डिमांड में क्या आएगा, चेंज आएगा, प्राइस बढ़ेगी डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगी डिमांड बढ़ेगी। हमें ये नहीं बताता कि डिमांड में अगर कोई चेंज आया तो उसकी वजह से प्राइस में क्या चेंज आएगा। So it only explains the effect of change in price on quantity demanded. अगर डिमांड में कोई चेंज आया तो उसका प्राइस पर क्या इंपैक्ट आएगा, ये हमें शो नहीं करता। ठीक बात हो गई। आगे अब हम बात करते हैं डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, कि ये जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड है ये कैसे डिराइव हुआ। तो याद करो मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 पढ़ाया था कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, यूटिलिटी एनालिसिस वाला याद करो, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच। एक तो हमारा आईसी अप्रोच था, एक मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच था। तो मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच में मैंने आपको 1 कमोडिटी केस 2 कमोडिटी केस दोनों पढ़ाया था, उसी से लॉ ऑफ डिमांड डिराइव हुआ है। एक तो हमारे पास में है 1 कमोडिटी केस, 1 कमोडिटी केस, और दूसरा कौन सा था, 2 कमोडिटी केस। देखो बहुत आराम से समझना, याद करो 1 कमोडिटी केस के अंदर मैंने आपको कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की एक कंडीशन बताई थी। मैंने क्या बोला था, मार्जिनल यूटिलिटी, वो भी कैसे, इन टर्म्स ऑफ रुपीस, यानी कि इन टर्म्स ऑफ मनी, किसके इक्वल आना चाहिए, प्राइस ऑफ गुड के इक्वल आना चाहिए। यही कंडीशन थी कि मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी या फिर इन टर्म्स ऑफ रुपीस वो प्राइस ऑफ गुड के इक्वल आना चाहिए, तब कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम होगा 1 कमोडिटी केस में। मैंने कहा मान लो गुड एक्स की प्राइसेस कम हो गई, यानी कि प्राइसेस डिक्रीज हो गई, इसका मतलब क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ रुपीस ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू प्राइस ऑफ एक्स। इस बात का मतलब है कि कंज्यूमर किसी चीज के लिए पे तो 8 रुपए कर रहा है, बट उसको उस चीज से जो मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है, जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, वो 10 रुपए के बराबर है। कि अगर एमयू इन टर्म्स ऑफ रुपीस ज्यादा है प्राइस ऑफ एक्स से, इसका मतलब वो किसी चीज के लिए पे कम कर रहा है, 8 रुपए पे कर रहा है, बट उस चीज से उसको जो मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है इन टर्म्स ऑफ रुपीस वो ज्यादा मिल रही है। तो इस सिचुएशन में वो गुड एक्स का कंजम्पशन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि पे 8 कर रहा है बट सेटिस्फैक्शन 10 रुपए के बराबर मिल रहा है।
तो यहाँ पर वो गुड एक्स का कंजम्पशन क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। मतलब प्राइस अगर डिक्रीज हो रही है तो गुड एक्स का कंजम्पशन क्या करा जाएगा, इंक्रीज करा जाएगा। लॉ ऑफ डिमांड आ रहा है या नहीं आ रहा? तो इस तरह से लॉ ऑफ डिमांड निकला है कि प्राइसेस डिक्रीज हो रही है तो कंजम्पशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। वन कमोडिटी केस। टू कमोडिटी केस के अंदर याद करो कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम कब होता है, जब गुड एक्स और गुड वाई की मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस का जो रेशियो है वो बराबर हो जाए। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा था ना कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स किसके इक्वल हो जाए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई अपॉन प्राइस ऑफ वाई के इक्वल हो जाए। यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस का रेशियो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। अब मैंने कहा मान लो प्राइस ऑफ एक्स डिक्रीज हो गई, गुड एक्स की प्राइस डिक्रीज हो गई। अगर न्यूमिनेटर डिक्रीज हो जाएगा तो अपने आप ये ज्यादा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, पूरा का पूरा। इसका मतलब एम यू एक्स अपॉन पी एक्स जो है वो डेफिनेटली ज्यादा है एम यू वाई अपॉन पी वाई से। अगर न्यूमिनेटर कम हो जाता है तो ये बढ़ जाएगा। इसका मतलब गुड एक्स से मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है पर रूपी स्पेंड वो ज्यादा है एज कंपेयर टू एम यू वाई अपॉन पी वाई से। इस सिचुएशन में याद करो हम क्या करते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था, अगर एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज ग्रेटर देन एम यू वाई अपॉन पी वाई होता है तो हम क्या करते हैं, जिसकी यूटिलिटी ज्यादा है हम उसका कंजम्पशन बढ़ा देते हैं। तो कंज्यूमर विल कंज्यूम more of good X and less of good Y। तो देखो यहां पर भी लॉ आ रहा है कि अगर गुड एक्स की प्राइसेस डिक्रीज हुई है तो कंज्यूमर जो है वो गुड एक्स का कंजम्पशन क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। तो इसी तरह से हमारा लॉ ऑफ डिमांड निकला है। ये तो बेसिक सी बात हो गई। आगे अब हम बात करते हैं रीजंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड कि भैया लॉ ऑफ डिमांड के पीछे के क्या क्या कारण है, लॉ ऑफ डिमांड क्यों फॉलो होता है। इसको हम ये भी बोल सकते हैं, देखो हमें पता है लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि प्राइस और डिमांड दोनों में कौन सा रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है, यानी कि इनवर्स रिलेशन होता है। तो रीजंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड का मतलब है, अगर मैं इसका कर्व बनाती हूँ तो कर्व ऐसा ही बनेगा, कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। क्यों, क्योंकि प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। तो आप रीजंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड बोल सकते हो। आप ये भी बोल सकते हो व्हाई डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन क्यों होता है। 5 रीजंस है। पहला है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी। सेकंड है इनकम इफेक्ट, फिर है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, एडिशनल कस्टमर्स और डिफरेंट यूजेस। वन बाय वन देखो। पहला है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। याद करो हम लोगों ने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा था। मम्मी का जो बंटी है वो थका हारा घर पर आया और जैसे ही बंटी घर पर आया मम्मी पराठा खिलाती है और बंटी बोलता है पहला पराठा खा के मम्मा मजा आ गया, 20 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिल गया। सेकंड पराठा मम्मी लेकर आई, सेकंड पराठा खा के बंटी बोल रहा है मम्मा मजा आ गया, 16 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिल गया। तीसरा पराठा खा के बोल रहा है 10 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिल गया। मतलब जैसे जैसे हम किसी चीज का जो कंजम्पशन है वो इंक्रीज करते जाते हैं उससे मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। कि भैया बहुत तेज प्यास लगी थी, पानी पिया, तो पहले ग्लास ऑफ पानी ने हमें ज्यादा सेटिस्फैक्शन दिया, दूसरा ग्लास ऑफ वाटर कम सेटिस्फैक्शन देगा, तीसरा ग्लास ऑफ वाटर और कम सेटिस्फैक्शन देगा, क्योंकि प्यास बुझती जा रही है ना। तो जैसे जैसे हम किसी चीज का कंजम्पशन बढ़ाते जाते हैं उस चीज से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी, सेटिस्फैक्शन है वो कम होता जाता है। यही है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट टेंड्स ऑन डिक्रीजिंग। ऐसा ही होता है। यही कारण है कि कंज्यूमर जो है वो हर एडिशनल यूनिट के लिए कम से कम पे करना चाहता है। अब अगर आपको किसी चीज से यूटिलिटी ही कम मिल रही है, सेटिस्फैक्शन ही कम मिल रहा है, तो आप उस चीज के लिए ज्यादा क्यों पे करोगे। आप उस चीज को तभी खरीदोगे जब वो चीज सस्ती है। समझ में आ गई मेरी बात। अगर आपको किसी चीज से सेटिस्फैक्शन यूटिलिटी ही कम मिल रही है तो आप उस चीज को कब परचेज करोगे, जब वो चीज सस्ती है, उसकी प्राइसेस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। सो हर एडिशनल यूनिट के लिए कंज्यूमर कम से कम पे करना चाहता है। अगर चीज सस्ती होगी ना तभी वो उस चीज का कंजम्पशन बढ़ाएगा। अगर चीज महंगी होगी तो ऑब्वियस सी बात है वो कंजम्पशन कम करेगा, क्योंकि उसे मार्जिनल यूटिलिटी भी कम मिल रही है। समझ में आ गई मेरी बात। तो ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है ये लॉ ऑफ डिमांड का सबसे मेन रीजन है।
पहला क्लियर है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है जैसे जैसे हम किसी चीज का कंजम्पशन बढ़ाते जाते हैं मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती है। यही कारण है अगर सेटिस्फैक्शन ही कम मिल रहा है, यूटिलिटी ही कम मिल रही है, तो कंज्यूमर किसी चीज के लिए ज्यादा क्यों पे करेगा? वो अगर वो चीज सस्ती होगी तभी उसका कंजम्पशन इंक्रीज करेगा। लॉ ऑफ डिमांड के पीछे का रीजन है। सेकेंड रीजन है इनकम इफेक्ट। देखो इनकम इफेक्ट का यहाँ पर मतलब क्या है, पीछे वाला नहीं है, ये इनकम इफेक्ट अलग है। देखो मैंने कहा मान लो कंज्यूमर की जो इनकम है वो है 40 रुपीज, ठीक है, और इस इनकम के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ चॉकलेट्स खरीदता है। एक चॉकलेट की प्राइस कितनी है? 10 रुपए है। कंज्यूमर की इनकम 40 रुपए है और वो चॉकलेट खरीदता है और एक चॉकलेट 10 रुपए की आती है, तो 40 रुपए में कितनी चॉकलेट खरीद लेगा? 40 रुपए में वो 4 चॉकलेट्स खरीद सकता है। 4 10 40, ठीक है, पैसा समाप्त, टाटा बाय बाय। तो 40 रुपीज इनकम में अगर एक चॉकलेट 10 की आ रही है, उसने 4 चॉकलेट खरीद ली। मैंने कहा कंज्यूमर की जो इनकम है वो अभी भी सेम ही है, 40 रुपए ही है, बट ये जो चॉकलेट है ये सस्ती हो गई। जो चॉकलेट 10 की मिलती थी आज वो सिर्फ 8 रुपए की मिलने लग गई। जो चॉकलेट 10 की थी आज वो सिर्फ 8 रुपए की मिलने लग गई। अब मुझे सोच के बताओ वो सेम 40 रुपए में कितनी चॉकलेट्स खरीद सकता है? अगर एक चॉकलेट 8 रुपए की आ रही है, डेफिनेटली वो 5 चॉकलेट्स खरीद सकता है। 8 5 40। तो बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, इनकम तो सेम है, अगर किसी चीज की प्राइस कम हुई, जो चीज पहले 10 की आती थी वो 8 रुपए की हो गई, अगर किसी चीज की प्राइस डिक्रीज हो रही है तो कंज्यूमर की जो परचेजिंग पावर है, कंज्यूमर की जो परचेजिंग पावर है यानी कि उसकी जो औकात है वो बढ़ गई है। इसी परचेजिंग पावर को बोला जाता है रियल इनकम। नॉर्मल इनकम तो उसकी सेम ही है, कांस्टेंट ही है, उसकी रियल इनकम बढ़ गई यानी कि उसकी परचेजिंग पावर बढ़ गई। चीज सस्ती हुई तो कंज्यूमर अब ज्यादा खरीद सकता है ना, सेम इनकम के अंदर। वही 40 रुपीज के अंदर पहले 4 खरीद रहा था, अब 5 चॉकलेट खरीदेगा, मतलब उसकी परचेजिंग पावर बढ़ गई। वो मन ही मन अपने आप को रिच फील कर रहा है। रियल इनकम उसकी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। तो बेटा क्या हो रहा है यहाँ पर कि अगर प्राइस डिक्रीज हो रही है, आपने देखा, तो रियल इनकम इंक्रीज हो रही है और अपने आप क्वांटिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो लॉ ऑफ डिमांड का ये कारण हो गया। इनकम इफेक्ट रेफर्स टू इफेक्ट ऑन डिमांड व्हेन रियल इनकम ऑफ कंज्यूमर चेंजेस। और रियल इनकम क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि प्राइस में चेंज आ रहा है, नॉर्मल इनकम उसकी क्या है? कांस्टेंट है। ठीक बात हो गई। थर्ड कारण क्या आता है? सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। मैंने कहा हमारा जो गुड है, हमारा गुड मान लो कोका कोला है, हमारा गुड कोका कोला है और मार्केट में इसका सब्सटीट्यूट भी अवेलेबल है पेप्सी। मैंने कहा अगर हमारा गुड जो है वो सस्ता हो गया, कोका कोला सस्ता हो गया, तो जो लोग पेप्सी पीते थे वो कोका कोला पे शिफ्ट कर जाएंगे या नहीं कर जाएंगे? शिफ्ट कर जाएंगे। तो कोका कोला की डिमांड अपने आप क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। हमारा गुड कोका कोला है, सस्ता हो जाएगा, तो जो लोग पेप्सी पी रहे थे वो कोका कोला पर शिफ्ट कर जाएंगे, इसकी डिमांड इंक्रीज हो गई। लॉ ऑफ डिमांड आता है इस तरह से। तो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट का मतलब है जब हम एक कमोडिटी को दूसरे के लिए सब्सटीट्यूट करते हैं, जब वो कंपैरेटिवली चीपर हो जाती है, कि हमने कोका कोला को सब्सटीट्यूट कर दिया पेप्सी की जगह, पेप्सी की जगह कोका कोला यूज करने लग गए, तो प्राइस कम हुई, डिमांड बढ़ गई। लॉ ऑफ डिमांड का कारण है। फोर्थ है एडिशनल कस्टमर्स या फिर साइज ऑफ कंज्यूमर गुड्स। देखो इसका मतलब क्या है, मान लो पहले कोई जो जीन्स थी वो आती थी 2000 रुपीज की, ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे थे ना जो उस वक्त इस जीन्स को अफोर्ड नहीं कर पाते थे, क्योंकि 2000 रुपए की जीन्स मतलब महंगी है डेफिनेटली। अब जैसे ही इस जीन्स की प्राइसेस डिक्रीज हो जाएंगी, मैंने कहा कोई डिस्काउंट आ गया है ना, फ्लैट 50% ऑफ, कोई डिस्काउंट आ गया, फ्लैट 50% ऑफ, ये जो 2000 की जीन्स थी अब ये सिर्फ 1000 रुपए की हो गई है, मतलब जीन्स की प्राइस क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। तो पहले जो लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाते थे, अब वो लोग भी इसको खरीद सकते हैं, अपने आप जीन्स की डिमांड क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो जब चीज की प्राइस गिरती है, वो लोग जो पहले उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे महंगी होने की वजह से, वो भी अब उसको खरीदने लग जाते हैं और चीज की डिमांड बढ़ जाती है। तो न्यू कस्टमर्स तो आए ही, एडिशनल कस्टमर्स तो आए ही, और तो और जो ओल्ड कस्टमर्स थे वो भी देखते हैं कि यार सस्ती हो गई, तो वो और ज्यादा उस चीज की डिमांड करने लग जाते हैं, तो वही प्राइस कम होगी, डिमांड बढ़ेगी। और लास्ट है डिफरेंट यूजेस। देखो बेटा बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसके बहुत सारे यूजेस होते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके मल्टीपल यूजेस होते हैं कि इन्हें हम अलग अलग काम से यूज में ले सकते हैं। जैसे दूध के मल्टीपल यूजेस हैं, आप दूध जो है ड्रिंकिंग, पीने के लिए यूज में लेते हो। आप जो दूध है उससे मम्मी क्या करती है? दही भी बनाती है, कर्ड जमा देती है ना, रात को दही जमाती है मम्मी। कई बार मम्मी जो है उसी दूध से क्या करती है? मलाई इकट्ठी करके घी भी बना लेती है।
कई बार घी के साथ साथ में मम्मी एक काम करती है, चीज़ भी बना लेती है। कई बार मम्मी उसी दूध को कुछ ना कुछ करके उसी दूध से पनीर भी बना लेती है। सारी चीज़ें दूध से ही बनती है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसके सेवरल यूजेस होते हैं। अगर ऐसी चीज़ें सस्ती हो जाती है ना, तो हम इनका यूसेज बढ़ा देते हैं। अगर दूध सस्ता होगा तो मम्मी दूध ज़्यादा खरीदेगी, पीने के लिए भी तुम्हें ज़्यादा देगी, दही भी ज़्यादा जमाएगी, घी भी ज़्यादा निकालेगी, चीज़ भी ज़्यादा बनाएगी, पनीर की सब्जी भी ज़्यादा बनाएगी, तो अपने आप कंजम्पशन इंक्रीज हो जाता है। तो ये भी लॉ ऑफ डिमांड का क्या है, रीज़न है। इसका उल्टा एग्जाम्पल दूँ मैं आपको, इलेक्ट्रिसिटी के मल्टीपल यूजेस हैं कि भैया आप कमरे में फ़ैन चला सकते हो, आप कमरे में क्या कर सकते हो, लाइट चला सकते हो, आप कूलर चला सकते हो, एसी चला सकते हो, वॉशिंग मशीन चला सकते हो, बहुत सारे यूजेस हैं। मैंने कहा यही बिजली महंगी हो गई, बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है। पापा क्या बोलेंगे, दिन में एसी नहीं चलाओगे, रात को भी सिर्फ 2 घंटे एसी चलाओगे, बाद में कूलर के अंदर सोना। तो जैसे ही प्राइस बढ़ेगी हम यूसेज कम कर देते हैं, हम जो असेंशियल चीज़ें नहीं हैं वहाँ से उसका यूसेज क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। लॉ ऑफ डिमांड का रीज़न है, प्राइस बढ़ी तो डिमांड कम, प्राइस कम तो डिमांड बढ़ गई। करेक्ट हो गया अच्छे से। तो ये हो गए लॉ ऑफ डिमांड के पीछे के रीजंस, या फिर वाई डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड आप बोल लो। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड, कि किस किस सिचुएशन के अंदर हमारा ये जो लॉ ऑफ डिमांड है ये फेल हो जाएगा। देखो लॉ ऑफ डिमांड क्या कह रहा है कि अगर किसी चीज की प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांड क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर किसी चीज की प्राइस डिक्रीज होगी तो डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी। मतलब प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। इसीलिए इसका कर्व ऐसा बनता है डाउनवर्ड स्लोपिंग, कि प्राइस ये है, डिमांड ये है। प्राइस जैसे ही कम हुई डिमांड उल्टा क्या हो गई, बढ़ गई। ऐसा ही बनता है। मैंने कहा एक्सेप्शंस कि भैया लॉ ऑफ डिमांड कहां कहां पर फेल हो जाए। फेल हो जाए इसका मतलब प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन हो, पॉजिटिव रिलेशन हो। प्राइस बढ़ रही है तो चीज की डिमांड भी बढ़ रही है, प्राइस कम हो रही है तो चीज की डिमांड भी कम हो रही है। ये एक्सेप्शंस होते हैं। और एक्सेप्शंस के अंदर डिमांड कर्व ऐसा बनता है, कैसा बनता है, अपवर्ड स्लोपिंग बनता है। क्यों बन रहा है उसके पीछे का हम कारण भी देख सकते हैं। मैंने कहा किसी चीज की प्राइस 10 रुपए है तो कंज्यूमर उसकी 1 यूनिट कंज्यूम कर रहा है। मैंने कहा चीज की प्राइस बढ़ के 20 रुपए हो गई तो कंज्यूमर ने अपना कंजम्पशन भी 2 यूनिट्स कर दिया। तो प्राइस अगर बढ़ रही है तो कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। डिमांड कर्व कैसा बनेगा, अपवर्ड स्लोपिंग। ये एक्सेप्शंस है, बहुत सारे एक्सेप्शंस है जहां पर लॉ ऑफ डिमांड हमारा फेल होता है। सबसे फेमस एक्सेप्शन है गिवन गुड्स। क्या होते हैं, गिवन गुड्स। देखो बहुत अच्छे से समझना गिवन गुड्स क्या होता है। 3 तरह के गुड्स होते हैं। एक होते हैं नॉर्मल गुड्स, ठीक है, और एक पहले ले लो इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स, देखो नॉर्मल गुड्स जो हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बोला हम लोग अमूल का फुल क्रीम मिल्क कंज्यूम कर रहे हैं। हम अमूल का फुल क्रीम मिल्क यूज में ले रहे हैं जिसके ऊपर प्रॉपर मलाई वगैरह आती है, फुल क्रीम मिल्क है, नॉर्मल गुड है हमारे लिए। और इंफीरियर गुड मतलब कोई इंसान अगर अमूल का टोन्ड मिल्क खरीद रहा है, क्या खरीद रहा है, टोन्ड मिल्क वो कंज्यूम कर रहा है जिसके अंदर मलाई नहीं आती, मलाई हट के जो दूध आता है दैट इज टोन्ड मिल्क, ठीक है। अब वो इंसान अमूल का टोन्ड मिल्क इसलिए खरीद रहा है क्योंकि टोन्ड मिल्क सस्ता होता है, उस इंसान की इनकम कम है तो वो चीप गुड खरीद रहा है। इनकम बढ़ेगी तो वो फुल क्रीम मिल्क पर शिफ्ट हो सकता है। सो नॉर्मल गुड्स के केस में क्या होता है, अगर इनकम बढ़ती है तो इंसान नॉर्मल गुड्स का कंजम्पशन बढ़ा देता है, इनकम कम होती है इंसान नॉर्मल गुड्स का कंजम्पशन कम कर देता है, ठीक है। इंफीरियर गुड्स के केस में क्या होता है, इनकम अगर बढ़ेगी तो आप मुझे बताओ, अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तभी भी क्या आप अमूल का टोन्ड मिल्क ही खरीदोगे, नहीं, आप अमूल के टोन्ड मिल्क की डिमांड कम कर दोगे। उल्टा रिलेशन है, क्योंकि आप एक नॉर्मल गुड पर शिफ्ट कर जाओगे क्योंकि आपकी इनकम बढ़ गई, ठीक है, समझ में आ गया। बट मैंने बोला मान लो ये जो है ये पूरा का पूरा क्या है, इंफीरियर गुड है। क्या है, इंफीरियर गुड है। इसी इंफीरियर गुड के अंदर एक कैटेगरी आती है जिस कैटेगरी को बोला जाता है गिवन गुड्स। हम यहाँ पर गिवन गुड्स की बात कर रहे हैं, इंफीरियर गुड्स की ही एक कैटेगरी है। कुछ इंफीरियर गुड्स को हम लोग गिवन गुड्स बोलते हैं। कौन कौन से हैं ये, पहली बात तो ये हाईली इंफीरियर है, बहुत ज़्यादा इंफीरियर होते हैं, हाईली इंफीरियर है, एक क्वालिटी तो ये हो गई। दूसरा क्या है, ये वो गुड्स है जिन पर कंज्यूमर अपनी इनकम का एक अच्छा खासा प्रपोर्शन खर्च कर देता है, अपनी इनकम का एक मोटा पार्ट वो इन गुड्स पर खर्च करता है। तो कंज्यूमर स्पेंड्स लार्ज प्रपोर्शन,
कंज्यूमर अपनी इनकम का एक अच्छा खासा प्रपोर्शन इन गुड्स पर खर्च कर देता है। और तीसरा क्या है बेटा, इन गुड्स का तो सब्स्टिट्यूट भी इजीली नहीं मिलता। तो सब्स्टिट्यूट का मतलब है इनसे मिलता जुलता जो गुड है वो मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं होता। तो नो क्लोज सब्स्टिट्यूट मिल जाता है बट बहुत ही रेयरली मिलता है। अब मैंने क्या बताया, ये इंफीरियर गुड्स है यानी कि लो क्वालिटी गुड्स है, चीप गुड्स है। कंज्यूमर इसलिए खरीद रहा है क्योंकि उसकी इनकम कम है। इनकम अगर बढ़ेगी तो वो इंफीरियर गुड्स का कंजम्पशन कम कर देगा, वो नॉर्मल गुड्स पर शिफ्ट कर जाएगा। इंफीरियर गुड्स के अंदर ही एक कैटेगरी आती है, मतलब सारे इंफीरियर गुड्स गिवन गुड्स नहीं होते। कुछ इंफीरियर गुड्स जिनकी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो बहुत ज्यादा इंफीरियर है, हाईली इंफीरियर है, प्लस कंज्यूमर अपनी इनकम का एक मोटा पार्ट इन गुड्स पर खर्च करता है, और इन गुड्स का मार्केट में कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट भी इजीली अवेलेबल नहीं है। जैसे कोक का सब्स्टिट्यूट पेप्सी है, चाय का सब्स्टिट्यूट कॉफी है, बॉल पेन का सब्स्टिट्यूट जेल पेन है। वैसे इन गुड्स का मार्केट में कोई इजीली सब्स्टिट्यूट भी इजीली अवेलेबल नहीं होता। तो इस तरह के गुड्स को क्या बोला जाता है, गिवन गुड्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, गिवन गुड्स बोला जाता है। नॉर्मली जो इंफीरियर गुड्स है ना, बाकी के बचे हुए, उनका मार्केट में सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। जैसे अगर अमूल टोन मिल्क बहुत ही महंगा हो गया मान लो, तो इसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है कि जो कंज्यूमर है वो सरस का टोन मिल्क यूज कर लेगा, वो सरस का टोन मिल्क यूज कर लेगा। बट गिवन गुड्स का तो मार्केट में कोई सब्स्टिट्यूट भी अवेलेबल नहीं होता। तो हम यहाँ पर गिवन गुड्स की बात कर रहे हैं। ये स्पेशल काइंड के इंफीरियर गुड्स हैं on which the consumer spends a large part of his income, जिस पर कंज्यूमर अपनी इनकम का एक अच्छा खासा प्रपोर्शन खर्च करता है। एंड देयर डिमांड राइजेस विद एन इंक्रीज इन प्राइस, इनका प्राइस के साथ में पॉजिटिव रिलेशन है कि अगर ये गुड्स महंगे होते हैं तो भी कंज्यूमर इन्हीं गुड्स को खरीदेगा। अब क्यों खरीदेगा, उसके पीछे का मैं आपको कारण बता देती हूँ। गिवन गुड्स का मार्केट में कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। अगर ये गिवन गुड्स महंगे हो गए तो भी कंज्यूमर इन्हीं को खरीदेगा क्योंकि मार्केट में कोई सब्स्टिट्यूट ही अवेलेबल नहीं है। तो लॉ ऑफ डिमांड का ये एक्सेप्शन है ना। इंफीरियर गुड्स कभी भी लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन नहीं होते। इंफीरियर गुड्स का तो सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, अगर प्राइस बढ़ेगी तो कंज्यूमर सब्स्टिट्यूट पर मूव कर जाएगा। अमूल का टोन्ड मिल्क अगर महंगा होगा तो कंज्यूमर जो है वो सरस का टोन्ड मिल्क खरीद लेगा। लेकिन इंफीरियर गुड्स के अंदर ही जो गिवन गुड्स आए उनका सब्स्टिट्यूट इजीली अवेलेबल नहीं होता। प्राइस बढ़ेगी तो भी कंज्यूमर को इन्हें ही खरीदना पड़ेगा। देयर डिमांड राइजेस विद एन इंक्रीज इन प्राइस एंड डिमांड फॉल्स विद अ डिक्रीज इन प्राइस। ठीक बात हो गई। और अगर प्राइस फॉल होगी तो इनकी डिमांड भी फॉल होगी। उसके पीछे का कारण क्या है कि अगर प्राइस गिरेगी तो मैंने क्या बोला, कंज्यूमर की रियल इनकम यानी कि उसकी जो परचेजिंग पावर है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी तो फिर वो गिवन गुड क्यों खरीदेगा, एक प्रकार का इंफीरियर गुड क्यों खरीदेगा, वो सुपीरियर गुड पर शिफ्ट कर जाएगा। सुपीरियर गुड तो अवेलेबल है, सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। गिवन गुड का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, उसके जैसा सस्ता गुड। सुपीरियर गुड्स तो अवेलेबल है, वो सुपीरियर पर मूव कर सकता है। तो प्राइस बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, प्राइस कम होगी, डिमांड कम होगी। इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है गिफिन पैराडॉक्स। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया, सर रॉबर्ट गिफिन ने, और इन्हीं के नाम पर इन गुड्स को बोला जाता है गिफिन गुड्स। तो इनकम के साथ में कैसा इफेक्ट है, नेगेटिव इनकम इफेक्ट है। मैम वो भी समझा दो। नेगेटिव इनकम इफेक्ट मैंने अभी बताया, प्राइस कम होगी तो कंज्यूमर की रियल इनकम क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी कि ये तो इंफीरियर गुड्स जैसा ही है कि रियल इनकम बढ़ गई, परचेजिंग पावर बढ़ गई। रियल इनकम बढ़ जाएगी तो वो गिवन गुड्स का कंजम्पशन कम कर देगा क्योंकि सुपीरियर गुड्स तो अवेलेबल है, वो उन पर शिफ्ट कर जाएगा। प्राइस बढ़ेगी तो वो दूसरे गुड्स पर शिफ्ट नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि कंज्यूमर के पास में गिवन गुड्स का कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। सुपीरियर गुड्स तो अवेलेबल है, उन पर वो मूव कर सकता है। क्लियर हो गया पहला एक्सेप्शन। सेकंड क्या एक्सेप्शन है, स्टेटस सिंबल गुड्स या फिर आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन या फिर गुड्स ऑफ ऑस्टेंटेशन। देखो कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो स्टेटस सिंबल्स गुड्स होते हैं, आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन, कि लोग इन चीजों को इसलिए पहनते हैं, इसलिए यूज में लेते हैं क्योंकि ये चीजें महंगी हैं। वो महंगी चीजों को यूज में ले रहे हैं क्योंकि वो लोग सोसाइटी में अपने आप को सबसे अलग दिखाना चाहते हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटीज आपने देखे होंगे, 2-2, 2.5 करोड़ की डायमंड रिंग्स हाथ में पहन के रखते हैं, 50-50, 60-60 लाख के हैंडबैग्स लेकर घूमते हैं, करोड़ों रुपए के शूज पहनते हैं। क्यों पहन रहे हैं, ये चीज ज्यादा महंगी है, इसीलिए इन चीजों की ये लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं महंगा पहन के, क्योंकि ये सोसाइटी में अपने आप को सबसे अलग दिखाना चाहते हैं। तो ये कौन से गुड्स हैं, जो स्टेटस सिंबल का काम करते हैं। स्टेटस सिंबल का ये गुड्स काम करते हैं कि करीना कपूर ने इतनी महंगी अंगूठी क्यों पहनी है,
क्योंकि ये अंगूठी महंगी है इसलिए उन्होंने डिमांड करी है, ताकि वो सोसाइटी में अपने आप को सबसे अलग दिखा सके एक डायमंड पहन के। हाई फाई महंगी महंगी पेंटिंग्स हो गई, कुछ एंटीक आइटम्स हो गए, विंटेज कार्स हैं, कुछ पुरानी चीज़ें होती हैं। तो ये वही है कि इनकी प्राइजेस ज़्यादा होती हैं, तभी इनकी डिमांड ज़्यादा होती है, क्योंकि हर कोई इन्हें यूज़ नहीं करता। इंसान इन चीज़ों को खरीद कर अपने आप को सोसाइटी में सबसे अलग दिखाना चाहता है। लॉ ऑफ डिमांड फेल हो गया। थर्ड है फियर ऑफ शॉर्टेज। आपको लग रहा है कल को फ्यूचर में अगर किसी चीज़ की कमी हो जाएगी, फ्यूचर में किसी चीज़ की शॉर्टेज हो जाएगी, तो अगर अभी वो चीज़ महंगी होगी ना तो भी आप उस चीज़ को परचेज कर लोगे। लॉ ऑफ डिमांड फेल। कोविड में हमें लगा था कि फ्यूचर में सैनिटाइजर्स की, हैंड वॉशेस की, फ्यूचर के अंदर राइस की, वीट की, चाय चीनी की कमी हो जाएगी, दुकानें वगैरह बंद हो जाएंगी। तो वो तब वो चीज़ें महंगी थी, फिर भी हम लोगों ने उन चीज़ों का कंजम्पशन करा, उन चीज़ों को परचेज करा। लॉ ऑफ डिमांड फेल हो गया। तो इफ कंज्यूमर एक्सपेक्ट अ शॉर्टेज ऑफ अ कमोडिटी इन नियर फ्यूचर, देन दे विल स्टार्ट बाइंग मोर एंड मोर ऑफ दैट कमोडिटी इन द करंट पीरियड, चाहे अभी उसकी प्राइसेस ज़्यादा ही क्यों ना हो। फोर्थ है इग्नोरेंट। अब कंज्यूमर ऐसा है जो ना फ्लिपकार्ट चलाता है, ना अमेजोन चलाता है, ना मीशो चलाता है, ना मिंत्रा चलाता है, उसे पता ही नहीं है मार्केट में क्या प्राइजेस चल रही हैं, तो वो महंगे में भी किसी भी चीज़ को खरीद लेता है अगर वो इग्नोरेंट है। सिंपल सा है, इग्नोरेंट है कि भैया 500 रुपये में कोई चीज़ खरीद कर आ गया, घर आके देखा मम्मी बोल रही है 500 रुपये में लाई, ये तो मैं तेरे को 250 रुपये का लाके दे देती। तो अगर कंज्यूमर इग्नोरेंट है, उसे मार्केट में क्या प्राइस चल रही है उसका पता नहीं है, तो वो महंगे में भी खरीद सकता है। फिर है फैशन रिलेटेड गुड्स। कई बार किसी चीज़ का इतना भयंकर फैशन चलता है, कोई चीज़ इतनी भयंकर ट्रेंड के अंदर आती है कि एक सेकंड, मेरा लैपटॉप डिस्चार्ज होने वाला है, जस्ट 1 सेकंड। हाँ जी, फैशन रिलेटेड गुड्स। देखो कई बार किसी चीज़ का इतना भयंकर फैशन चलता है, कोई चीज़ इतनी भयंकर ट्रेंड के अंदर होती है ना कि चाहे वो चीज़ कितनी भी महंगी क्यों ना हो, उसकी प्राइसेस कितनी भी ज़्यादा क्यों ना हो, हम उस चीज़ की डिमांड करते हैं। फैशन इंडस्ट्री के अंदर ऐसा होता है कि कोई पर्टिकुलर ड्रेसेस है, कोई पर्टिकुलर साड़ी है, हैंडबैग है, वो छोटे छोटे से मिनी बैग्स आते हैं, फुटवियर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा फैशन में आ जाते हैं। तो अगर वो चीज़ें एक्सपेंसिव है और आप एकदम इन्फ्लुएंसर हो, सेलिब्रिटी वगैरह हो, आप तो एकदम ट्रेंड फॉलो करते हो, तो अगर वो चीज़ें महंगी हैं तो भी आप उन चीज़ों की डिमांड करोगे। अभी जैसे मैंने ये लबूबू वाला एग्जांपल दिया, कितना फालतू का ये ट्रेंड है, ये लबूबू, ये क्या है, अगली सी डॉल। तो ये चीज़ चाहे कितनी भी महंगी क्यों ना हो, लोग इस चीज़ की क्या कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। सो फैशन के केस में लॉ ऑफ डिमांड हमारा क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। ठीक बात हो गई। सिक्स्थ है, इंपॉर्टेंट बात है, नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। कुछ चीज़ें हमारी ज़िंदगी की नेसेसिटीज़ हैं, अगर ऐसी चीज़ें महंगी भी होंगी तो भी हम इन चीज़ों की डिमांड करेंगे। देखो सॉल्ट की अगर हम बात करते हैं, सॉल्ट एक नेसेसिटी है। अब सॉल्ट कितना भी महंगा हो जाए, पहली बात तो ये कितना महंगा हो जाएगा, कितना महंगा हो जाएगा। अभी कितना भी महंगा हो जाए, ऐसा नहीं है ना कि महंगा होगा तो हम सब्जी में नमक डालना बंद कर देंगे, भाएगा क्या खाना, नहीं भाएगा, तो भी हम इसकी डिमांड करेंगे ही। लॉ ऑफ डिमांड फेल हो गया। मैंने कहा एक व्यक्ति है जो बेचारे कैंसर से जूझ रहे हैं, कैंसर से जूझ रहे हैं। अब कैंसर की दवाइयाँ कितनी भी महंगी हो जाए, इनको तो कैंसर की दवाइयाँ खरीदनी ही पड़ेंगी, ये नेसेसिटी ऑफ लाइफ है। तो राइस, वीट, सॉल्ट, मेडिसिन है, बुक्स हैं आप लोगों के लिए, ये नेसेसिटी है, कितनी भी महंगी हो जाए खरीदनी पड़ेंगी। और लास्ट है चेंज इन वेदर। वेदर में कोई चेंज आ गया, एकदम से रेनी सीजन आ गया, तो रेनी सीजन आ गया तो हम अम्ब्रेला की डिमांड करेंगे, हम रेनकोट की डिमांड करेंगे। ये चीज़ें पर्टिकुलर सीजन में महंगी हो जाती हैं, फिर भी हम इन चीज़ों की डिमांड कर रहे हैं क्योंकि सीजन में ही इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। ऑफ सीजन में तो हमें रिक्वायरमेंट भी नहीं थी, हम लोगों ने खरीदी भी नहीं। मैंने कहा विंटर सीजन है, विंटर सीजन के अंदर जैकेट्स कितनी भी महंगी हो जाए, ब्लैंकेट्स कितने भी महंगे हो जाए, वुलन क्लोथ्स कितने भी महंगे हो जाए, सॉक्स कितने भी महंगे हो जाएं, हम उन चीज़ों की डिमांड करेंगे क्योंकि तभी हमें क्या है, रिक्वायरमेंट है। तो ये सारे क्या थे, लॉ ऑफ डिमांड के आपके एक्सेप्शंस थे। समझ में आ गए। आगे बढ़ते हैं। अब देखो इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड में क्या डिफरेंस है। इंडिविजुअल डिमांड मैंने क्या बताया, इस पर्टिकुलर पेन की, बबली की अगर मैं डिमांड की बात कर रही हूँ, बबली इस पेन की कितनी क्वांटिटी परचेज करना चाहती है अलग अलग प्राइसेस पर, वो इंडिविजुअल डिमांड है। इस पर्टिकुलर पेन के मार्केट में जितने भी बायर्स हैं सबकी डिमांड को प्लस कर दो, दैट इज मार्केट डिमांड। सो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी बाय एन इंडिविजुअल कंज्यूमर इन द गिवन एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मार्केट डिमांड का मतलब है क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी बाय ऑल द कंज्यूमर्स, वो मार्केट डिमांड है। अब देखो इंडिविजुअल डिमांड के केस में जो लॉ ऑफ डिमांड है वो फॉलो हो भी सकता है, नहीं भी हो, फॉलो भी हो सकता है, ना भी हो। मैं मेरा एग्जांपल देती हूँ। मैंने कहा अगर मैं पनीर की बात कर रही हूँ, मान लो पनीर बहुत महंगा हो गया,
तो मैं पनीर का कंजम्पशन क्या कर दूंगी, कम कर दूंगी। तो मेरे केस में तो लॉ ऑफ डिमांड फॉलो हो रहा है ना, इंडिविजुअल के केस में लॉ ऑफ डिमांड फॉलो हो रहा है कि पनीर अगर महंगा होगा मैं पनीर का कंजम्पशन कम कर दूंगी, लॉ ऑफ डिमांड फॉलो हो रहा है। हम मोटा भाई की बात करते हैं, मोटा भाई जान गए ना, अंबानी साहब की बात करते हैं। अब अगर उनके केस में पनीर महंगा होगा तो क्या वो पनीर की डिमांड को कम कर देंगे क्या? उन्हें फर्क भी नहीं पड़ेगा बच्चा, वो फिर भी पनीर की डिमांड उतनी ही करेंगे। तो प्राइस बढ़ रही है तो भी डिमांड बढ़ रही है, लॉ ऑफ डिमांड फेल हो गया। तो इंडिविजुअल्स के केस में, कुछ लोगों के केसेस में लॉ ऑफ डिमांड फॉलो होता है, कुछ के केसेस में फेल हो जाता है। बट मार्केट डिमांड के अंदर लॉ ऑफ डिमांड जो है वो जनरली फॉलो होता है। अगर पूरे मार्केट की हम बात कर रहे हैं तो मार्केट में मुझे बताओ, मेरे जैसे लोग ज्यादा है या फिर मोटा भाई जैसे लोग ज्यादा है? मेरे जैसे लोग ज्यादा हैं। मेरे जैसे लोग ज्यादा हैं तो अगर पनीर महंगा होगा तो वो कंजम्पशन कम कर देंगे, लॉ ऑफ डिमांड फॉलो होगा। ठीक है। अब इंडिविजुअल की डिमांड को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे थे, हम लोगों ने पढ़ा था। ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। मार्केट की डिमांड को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे थे, ये 5 तो थे ही। इसके अलावा पॉपुलेशन, साइज एंड कॉम्पोजिशन, सीजन एंड वेदर, और एक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो इंडिविजुअल डिमांड को मार्केट डिमांड के सारे फैक्टर्स अफेक्ट नहीं करते। मार्केट डिमांड के 5 फैक्टर्स इंडिविजुअल डिमांड को इफेक्ट कर रहे हैं, ये 3 फैक्टर्स अफेक्ट नहीं करते क्योंकि ये मार्केट डिमांड वाले हैं। बट मार्केट डिमांड को इंडिविजुअल डिमांड के सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं क्योंकि इंडिविजुअल डिमांड के ये 5 ही फैक्टर्स हैं। समझ में आया ना? इंडिविजुअल डिमांड इज नॉट अफेक्टेड बाय ऑल द फैक्टर्स ऑफ मार्केट डिमांड, क्योंकि मार्केट डिमांड में ये 3 फैक्टर्स आ रहे हैं जो इंडिविजुअल को अफेक्ट नहीं कर सकते, पूरे मार्केट के हैं। बट मार्केट डिमांड को तो इंडिविजुअल डिमांड के फैक्टर्स भी अफेक्ट कर रहे हैं क्योंकि 5 कॉमन है। ठीक है, इजी सा था। अब देखो कुछ लास्ट के टॉपिक्स आ गए हमारे। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, जिसे हम लोग चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड भी बोलते हैं। अभी पीछे मैंने समझाया था ना चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। देखो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, मैंने कहा बबली की डिमांड को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, सब्सटीट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री दोनों आ गया, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, यही है। मैंने कहा मान लो ये जो 4 फैक्टर्स हैं, ये चारों फैक्टर्स कैसे हैं, कांस्टेंट है। मैंने कहा बबली की डिमांड में चेंज आ रहा है, और चेंज क्यों आ रहा है, क्योंकि कमोडिटी की खुद की प्राइस में चेंज आ रहा है। कमोडिटी महंगी हो गई, बबली की डिमांड कम हो जाएगी, पेन सस्ता हो गया, बबली की डिमांड बढ़ जाएगी। सो अगर क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आ रहा है, और चेंज क्यों आ रहा है, क्योंकि कमोडिटी की खुद की प्राइस में चेंज आ रहा है, बाकी के सारे फैक्टर्स क्या है, कांस्टेंट है, उसको हम लोग बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और यहां पर डिमांड कर्व पर जो मूवमेंट होती है उस मूवमेंट को बोलते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। सो व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी चेंजेस, क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो रही है ड्यू टू चेंज इन इट्स ओन प्राइस कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, वो है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व या फिर चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व ये क्यों है, मैंने कहा ध्यान से समझना। कमोडिटी की प्राइस 5 रुपए है तो हम 10 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं मान लो। मैंने कहा प्राइस कम होके 1 रुपये हो गई तो हम जो हैं वो 50 यूनिट्स कंज्यूम करने लग गए। तो बेटा यहाँ पर ये जो दोनों पॉइंट्स है ये और ये सेम डिमांड कर्व पर आए। पहले हम ए पॉइंट पर थे, अब हम बी पॉइंट पर आ गए, हम डिमांड कर्व पर ही मूव कर रहे हैं। तो अगर प्राइस में चेंज आने की वजह से डिमांड में चेंज आ रहा है ना, तो हम सेम डिमांड कर्व पर मूव करते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, कि हम सेम डिमांड कर्व पर मूव कर रहे हैं। समझ में आया? तो ये जो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व है यानी कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है, इसके 2 टाइप्स हैं। एक होता है एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, एक होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। अभी जो देखा था उसके अंदर क्या हुआ, प्राइस कम हुई है, प्राइस कम हुई तो डिमांड क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। दिस इज एग्जांपल ऑफ एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, कि अगर प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ती है, दैट इज एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। इसे एक्सटेंशन ऑफ डिमांड भी बोल सकते हैं। और एक है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, कि अगर मैंने कहा प्राइस बढ़ गई तो डिमांड कम हो गई, डिमांड कम होती है, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। 1 बाय 1 करके समझ लो, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन क्या है, मैंने बोला अदर थिंग्स इक्वल है, बाकी के जो 4 फैक्टर्स है वो तो कांस्टेंट है। क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रही है, राइज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, क्यों, ड्यू टू फॉल इन ओन प्राइस। ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। देखो प्राइस पहले 5 थी, क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी, 1 थी। प्राइस 5, वाई एक्सिस पर प्राइस दिखाते हैं ना, क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी, 1 यूनिट। मैंने कहा प्राइस कम होके 1 हो गई, प्राइस कम होके 1 हो गई, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ के कितनी हो गई है, 5 हो गई है। पहले हम इस पॉइंट पर थे, अब हम इस पॉइंट पर आ गए हैं। अगर आप दोनों पॉइंट्स को जोड़ो तो दोनों पॉइंट सेम डिमांड कर्व पर हैं।
मतलब डिमांड कर्व पर ही मूवमेंट हुई है, हम नीचे आ गए, दैट इज मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। और कैसी मूवमेंट हुई है? डाउनवर्ड मूवमेंट, हम नीचे आए हैं। सो दिस इज डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। एक्सपेंशन ऑफ डिमांड भी बोलते हैं, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड भी बोलते हैं, और इसे हम बोलते हैं इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। दिमाग में रखना, इंक्रीज इन डिमांड नहीं बोलेंगे, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड बोलेंगे। समझ में आया? दूजा क्या था? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। मैंने बोला अदर थिंग्स इक्वल है, कमोडिटी की खुद की डिमांड डिक्रीज हो गई है क्योंकि उसकी प्राइस इंक्रीज हो गई, प्राइस इंक्रीज हो गई तो डिमांड फॉल हो गई, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। कि मैंने बोला पहले प्राइस 1 थी तो डिमांड कितनी थी? 5 थी। मैंने बोला अब प्राइस बढ़ के 5 हो गई, लो प्राइस बढ़ के कितनी हो गई? 5, तो डिमांड कम होके कितनी हो गई है? 1 हो गई है। तो पहले हम इस पॉइंट पर थे, अब हम इस पॉइंट पर आ गए हैं, दोनों को हम लोगों ने ज्वाइन कर दिया है, हम ऊपर की तरफ मूव कर गए। दिस इज अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। इसको बोलते हैं डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। समझ में आया? सो इट वाज मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, यानी कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, जिसमें हमने एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा। अगला है शिफ्ट इन डिमांड कर्व। अब डिमांड कर्व के अंदर ही हमें शिफ्ट देखने को मिल रहा है। तो देखो मैंने क्या बोला, डिमांड को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। मैंने बोला कमोडिटी की जो खुद की प्राइस है उसमें तो लल्ला कोई चेंज आ ही नहीं रहा, कमोडिटी की खुद की प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, इन फैक्टर्स में से किसी में चेंज आ जाता है और उसकी वजह से अगर डिमांड में चेंज आता है, दैट इज शिफ्ट इन डिमांड कर्व, कि पूरा का पूरा डिमांड कर्व हमारा शिफ्ट होके आगे या पीछे चले जाएगा। इसको चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बोलने की बजाय हम लोग बोलेंगे चेंज इन डिमांड। क्या बोलेंगे? चेंज इन डिमांड। कि ओन प्राइस कांस्टेंट है, मैंने बोला प्राइस कांस्टेंट है, कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई, इनकम बढ़ गई तो अब वो अगर प्राइस कांस्टेंट है चॉकलेट की, इनकम बढ़ गई तो वो ज्यादा चॉकलेट कंज्यूम करेगा, उसके फ्रीज में चॉकलेट्स रखेगा, दोस्त आएंगे उनको भी चॉकलेट खिलाएगा, रिलेटिव्स के लिए भी चॉकलेट लेकर जाएगा। अगर इनकम बढ़ गई तो अपने आप चॉकलेट्स की डिमांड बढ़ गई ना, हालांकि प्राइसेस क्या है? कांस्टेंट है। सो व्हेन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी चेंजेस, डिमांड में चेंज आ रहा है ड्यू टू चेंज इन एनी फैक्टर, किसी और फैक्टर में चेंज आया है अदर देन ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, दैट इज चेंज इन डिमांड, पूरा का पूरा डिमांड कर्व हमारा शिफ्ट कर जाएगा। मैंने बोला प्राइसेस तो कांस्टेंट है, ये देखो प्राइस तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट प्राइस ऐसे शो करते हैं कि कुछ भी हो प्राइस कांस्टेंट है। पहले डिमांड क्या थी? ये थी, ठीक है। अब डिमांड इंक्रीज हो गई, डिमांड कर्व पूरा का पूरा इस तरह से शिफ्ट कर जाएगा। मतलब पीछे वाले में तो सेम ही डिमांड कर्व पर मूवमेंट हो रही थी, यहां पर पूरा का पूरा डिमांड कर्व ही शिफ्ट कर जाएगा, या तो आगे चले जाएगा अपवर्ड या फिर पीछे चले जाएगा यानी कि डाउनवर्ड। कैसे करेंगे? दो चीजें हैं इसमें भी, एक है इंक्रीज इन डिमांड, एक है डिक्रीज इन डिमांड। पीछे था इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ये इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड है। मैंने कहा मान लो ये प्राइस तो क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है, और ये चॉकलेट की डिमांड है, ये चॉकलेट की डिमांड है, यहां पर है, मैंने कहा ये चॉकलेट की डिमांड है ओ से लेकर क्यू तक की। मैंने कहा कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई, इनकम बढ़ जाती है, इको में अगर कोई चीज इंक्रीज होती है तो कर्व राइट साइड में शिफ्ट करता है, नया कर्व है D1। तो अब जो क्वांटिटी है वो कितनी हो गई है? OQ1। राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, फॉरवर्ड शिफ्ट भी बोलते हैं, अपवर्ड शिफ्ट भी इसको हम बोलते हैं। लेफ्टवर्ड शिफ्ट कैसे हो सकता है? मैंने कहा ये तो प्राइस है, ठीक है, और ये क्या है? डिमांड है चॉकलेट्स की, ये चॉकलेट्स की डिमांड है, ठीक है, और मैंने बोला ये चॉकलेट है फॉर एग्जांपल डेयरी मिल्क है, ये क्या है? डेयरी मिल्क है। मैंने कहा मान लो डेयरी मिल्क का सब्सटीट्यूट मार्केट में अवेलेबल है, दैट इज किटकैट, दैट इज किटकैट, और किटकैट जो है वो बहुत सस्ती हो गई है, किटकैट बहुत सस्ती हो गई। ये हमारा गुड है डेयरी मिल्क, तो हम डेयरी मिल्क की डिमांड क्या कर देंगे? कम कर देंगे, हम किटकैट पर शिफ्ट कर जाएंगे, तो अपने आप हमारा डिमांड कर्व क्या चल जाएगा? बैक साइड में शिफ्ट कर जाएगा। हम आ गए हैं OQ1 पर, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, करेक्ट हो गया। तो वही है शिफ्ट इन डिमांड कर्व। इंक्रीज इन डिमांड का मतलब है इंक्रीज इन डिमांड रेफर्स टू राइज इन डिमांड, डिमांड बढ़ रही है, क्यों? ड्यू टू एनी फैक्टर अदर देन ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, मतलब एग्जिस्टिंग सेम प्राइस पर, प्राइस सेम है फिर भी हम ज्यादा खरीद रहे हैं, डिमांड कर्व में क्या होगा? फॉरवर्ड शिफ्ट, कि प्राइस पहले भी 10 थी अभी भी 10 है, पहले क्वांटिटी 1 खरीद रहे थे अब 3 खरीद रहे हैं, तो प्राइस तो कांस्टेंट है। पहले हमारी डिमांड क्या थी? ये थी, हम इतना खरीद रहे थे O से लेकर Q तक का। मैंने कहा मान लो इनकम बढ़ गई, तो अब हम कितनी डिमांड करने लग गए हैं? हमारा डिमांड कर्व राइट साइड में शिफ्ट कर गया, अब हम OQ1 तक की डिमांड करने लग गए। सो फॉरवर्ड या फिर राइटवर्ड शिफ्ट, अपवर्ड शिफ्ट भी बोलते हैं।
डिक्रीज इन डिमांड भी हमारे पास में है, उससे पहले कारण देख लो कि इंक्रीज इन डिमांड क्यों होता है। इंक्रीज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर हो सकता है सब्सटीट्यूट गुड महंगा हो गया हो, कि हमारा गुड पेप्सी है और मार्केट में सब्सटीट्यूट गुड अवेलेबल है कोक। अगर कोक महंगा हो जाएगा तो जो लोग कोक पी रहे थे वो पेप्सी पीने लग जाएंगे, पेप्सी की डिमांड बढ़ जाएगी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड सस्ता हो गया, हमारा गुड कार है और मार्केट में कॉम्प्लीमेंट्री गुड इसका पेट्रोल अवेलेबल है और पेट्रोल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा नहीं पेट्रोल सस्ता हो गया, ठीक है। मैंने कहा हमारा गुड कार है, मार्केट में जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड है पेट्रोल वो सस्ता हो गया, तो गाड़ियों की डिमांड अपने आप बढ़ जाएगी, कर्व राइट साइड में शिफ्ट करेगा। टेस्ट और प्रेफरेंसेस उस चीज के फेवर में है, वो चीज फैशन में आ गई। कंज्यूमर जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा है, बबली की मम्मी एक्सपेक्ट कर रही है कि फ्यूचर में गोल्ड महंगा हो जाएगा, तो अभी वो गोल्ड की डिमांड क्या कर देंगी, इंक्रीज कर देंगी। या फिर बबली की मम्मी को लग रहा है कि फ्यूचर में तो भैया सैनिटाइजर की, खाने पीने की आइटम्स की कमी ही हो जाएगी, अभी खरीद कर रख लो। पॉपुलेशन बढ़ जाए, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है, वेदर में कोई फेवरेबल चेंज आ जाए, कि अगर मान लो हम रेनकोट की बात कर रहे हैं, तो अगर रेनी सीजन आ जाएगा तो अपने आप रेनकोट की डिमांड बढ़ जाएगी। ये सारे के सारे कारण हैं। दूसरा कौन सा था, डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड का मतलब है डिमांड डिक्रीज हो रही है ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, कि प्राइस सेम है फिर भी हम कम खरीद रहे हैं, बैकवर्ड शिफ्ट होगा कि ये तो प्राइजेस है। मैंने कहा ये डिमांड है, किस चीज की डिमांड है, ये डिमांड है हमारी पेन की, किसी रीजन से पेन की डिमांड कम हो गई है। आपकी स्कूल वाली मैम ने बोला कि भैया आप जेल पेन की डिमांड कर रहे थे, मैम ने बोला जेल पेन से प्रोजेक्ट वर्क नहीं बनाना, तो जेल पेन की डिमांड क्या हो गई है, कम हो गई है, हालांकि जेल पेन की प्राइस में कोई चेंज नहीं आया था। दिस इज डिक्रीज इन डिमांड। समझ में आ गया लेफ्टवर्ड शिफ्ट, क्लियर है अच्छे से। आगे देखो, अब हम बात करते हैं इसके कॉजेस क्या है। पीछे वाले को उल्टा कर देना कि इनकम डिक्रीज हो गई, सब्सटीट्यूट गुड सस्ता हो गया तो हम सब्सटीट्यूट गुड पर शिफ्ट कर गए, कॉम्प्लीमेंट्री गुड महंगा हो गया, हम कार की बात कर रहे हैं और पेट्रोल जो है वो महंगा हो गया है, तो अपने आप हम कार की डिमांड को कम कर देंगे। टेस्ट और प्रेफरेंसेस उस चीज के फेवर में नहीं है, वो चीज ट्रेंड में नहीं है। अगर मम्मी को लग रहा है फ्यूचर में गोल्ड जो है वो सस्ता होगा, तो मम्मी अभी क्या करेगी, डिमांड को कम कर देगी, फ्यूचर में खरीदेगी। पॉपुलेशन कम हो गई, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है, या फिर अनफेवरेबल चेंज इन सीजन एंड वेदर, कि आपका एसी का बिजनेस है, आपका कूलर का बिजनेस है और अब एकदम से आ गया है विंटर सीजन, तो अपने आप डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो एक क्वेश्चन मैं लेकर आई हूं आप लोगों के लिए। सबसे पहली बात, अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है यार मैम वन शॉट में काफी डिटेल में सारी चीजें कवर कर रही हैं, तो प्लीज इन लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना, इट विल रियली मोटिवेट मी अ लॉट। और अभी देखो मैं यूट्यूब इज़ लाइक माई फुल टाइम, और अभी मैं सारा काम खुद ही करती हूँ। पीपीटीज में मैं खुद बनाती हूँ, शूट तो ऑब्वियस सी बात है खुद ही करूँगी, इसके बाद मैं एडिट भी खुद ही करूँगी, सारे काम मैं खुद ही करूँगी, अपलोड वगैरह जो भी चीज़ें हैं। अगर मैं ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँचती हूँ तो ऑब्वियस सी बात है मैं कोई एक्सटर्नल हेल्प ले सकती हूँ, मैं पीपीटीज बाहर से बनवा सकती हूँ, मैं थंबनेल्स बाहर से बनवा सकती हूँ, मैं एडिटिंग किसी और से करवा सकती हूँ। तो इन सब चीज़ों के लिए आई रियली नीड योर सपोर्ट, कि तुम लोग मुझे सपोर्ट करो, चैनल हमारा ग्रो करे, ताकि मैं इन फ्यूचर आप लोगों को इस चैनल पर अकाउंट्स भी पढ़ा सकूं। सो आई जस्ट नीड योर सपोर्ट। बाकी तुम्हारा जो भी फीडबैक है, कमेंट्स ओपन है, तुम अपना फीडबैक कमेंट्स में दे देना। तो देखो एक क्वेश्चन है तुम लोगों के लिए, क्वेश्चन का आंसर देना। 2 क्वेश्चन है पूरे लेक्चर के अंदर, एक एंड के अंदर है, ताकि मुझे पता रहे तुम्हें चीजें समझ में आ रही हैं और एक प्रॉपर 2 वे कम्युनिकेशन रहे। एनी चेंज इन द प्राइस लीड्स टू डैश, on the other hand change in any of other determinants leads to a dash। तो बताना कौन सा आंसर है कमेंट्स के अंदर। आगे बढ़ते हैं। देखो सब्सटीट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या डिफरेंस है। सब्सटीट्यूट गुड्स सेम दिखने वाले गुड्स हैं, सेम गुड्स है जिन्हें हम एक दूसरे की जगह पर यूज कर सकते हैं। कोक एंड पेप्सी हो गया, टी एंड कॉफी हो गया, बॉल पेन और इंक पेन हो गया, ये सब्सटीट्यूट गुड्स हैं। तो दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स है जिनका एक दूसरे के बिना काम नहीं चलता, इन्हें साथ साथ में यूज करा जाता है। दीज गुड्स आर यूज्ड टुगेदर टू सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर वांट, कि अगर दीवार खड़ी करनी है तो ब्रिक्स के साथ में सीमेंट भी लगेगी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, गाड़ी का काम बिना पेट्रोल के नहीं चल सकता, तो ये जीवन साथी की तरह है, इनका काम एक दूसरे के बिना नहीं चलता। ये स्पाउस है, ये एक दूसरे को पूरा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर चाय पीने का मन है तो शुगर, चाय पत्ती, दूध, अदरक, इलायची की डिमांड एक साथ होगी, वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, साइमल्टेनियसली यूज करे जाते हैं, एक दूसरे की डिमांड को पूरा करते हैं।
अगर मैं सब्सटीट्यूट गुड्स की बात करूं, इनकी डिमांड कैसी है, कॉम्पिटिटिव है, ये आपस में एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स हैं। जेल पेन इंक पेन का कॉम्पिटिटर है, इसके अलावा कोक पेप्सी का कॉम्पिटिटर है। अगर एक की डिमांड बढ़ती है तो दूसरे की डिमांड अपने आप कम हो जाती है। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की जॉइंट डिमांड होती है, इन्हें साथ में डिमांड करा जाता है क्योंकि ये एक साथ डिमांड करे जाते हैं, ये एक दूसरे को पूरा करते हैं। किसी डिमांड को फुलफिल करने के लिए, किसी वांट को फुलफिल करने के लिए इन्हें एक साथ यूज करा जाता है। सब्सटीट्यूट गुड्स के केस में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। देखो पॉजिटिव रिलेशन कैसे है, मैंने कहा मान लो हमारा गुड क्या है, कोक है। मैंने कहा अगर पेप्सी जो सब्सटीट्यूट अवेलेबल है, पेप्सी महंगी हो जाएगी तो जो लोग पेप्सी पीते थे वो कोक पर शिफ्ट कर जाएंगे, कोक की डिमांड अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। तो पेप्सी की प्राइसेस इंक्रीज हुई तो कोक की डिमांड इंक्रीज हो गई, पॉजिटिव रिलेशन है। ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में कौन सा रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। मैंने कहा हमारा गुड कार है, मार्केट में कॉम्प्लीमेंट्री पेट्रोल अवेलेबल है। अगर पेट्रोल महंगा होगा तो गाड़ियों की डिमांड बढ़ेगी क्या, गाड़ियों की डिमांड कम होगी, उल्टा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। समझ में आया। आगे है क्रॉस डिमांड। क्या होता है, आसान सा है। देखो जो भी रिलेटेड गुड है, रिलेटेड गुड के अंदर सब्सटीट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स दोनों आए। अगर रिलेटेड गुड की प्राइस में कोई चेंज आ रहा है तो उसकी वजह से जो हमारा गुड है उसकी डिमांड में डेफिनेटली क्या आता है, चेंज आता है। हम लोगों ने देखा है, इसी को क्रॉस डिमांड बोला जाता है। क्रॉस डिमांड रेफर्स टू द रिलेशनशिप, ये जो रिश्ता है ना बिटवीन डिमांड ऑफ अ गिवन गुड, हमारे गुड की डिमांड एंड द प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, और रिलेटेड गुड्स की प्राइस के बीच में जो रिलेशन है इसी को क्या बोलते हैं, क्रॉस डिमांड। सो कहीं ना कहीं हमारे गुड की जो डिमांड है वो किसका फंक्शन है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, कि हमारे गुड की जो डिमांड है वो रिलेटेड गुड्स की प्राइस पर भी डिपेंडेंट होती है। रिलेटेड गुड्स दो तरह के हैं, सब्सटीट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्सटीट्यूट गुड्स के केस में कौन सा रिलेशन है, पीछे देखा पॉजिटिव, कॉम्प्लीमेंट्री में कौन सा रिलेशन होता है, नेगेटिव। समझ में आया। एक होता है क्रॉस प्राइस इफेक्ट। इफेक्ट मतलब वही है कि अगर रिलेटेड गुड की प्राइस में कोई चेंज आएगा, सब्सटीट्यूट गुड या कॉम्प्लीमेंट्री गुड की प्राइस में कोई चेंज आएगा तो उसका हमारे गुड की डिमांड पर क्या इफेक्ट होगा, हमारे गुड की डिमांड इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, इस इफेक्ट को बोला जाता है क्रॉस प्राइस इफेक्ट। इट रेफर्स टू इफेक्ट ऑन द डिमांड फॉर अ गिवन कमोडिटी, हमारे गुड की डिमांड पर क्या असर आ रहा है, किसकी वजह से, ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। दो तरह के रिलेटेड गुड है, सब्सटीट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड। सब्सटीट्यूट गुड्स के साथ में कौन सा रिलेशन होता है, पॉजिटिव यानी कि डायरेक्ट रिलेशन होता है। मैं करके बता देती हूँ, दो सिचुएशन है, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड। मैंने कहा हमारा जो गुड है वो कौन सा है, कोक है, और कोक की प्राइजेस कैसी हैं, कोक की प्राइजेस हैं कांस्टेंट, और मार्केट में इसका सब्सटीट्यूट अवेलेबल है पेप्सी। तो मैंने क्या कहा कि भैया कोक की प्राइजेस कांस्टेंट है, कोक की प्राइसेस क्या है, कांस्टेंट है, और ये है कोक का डिमांड कर्व। ठीक है, ओ से लेकर क्यू तक का। मैंने कहा पेप्सी की प्राइसेस बढ़ गई, अगर पेप्सी की प्राइसेस बढ़ गई तो जो लोग पेप्सी पी रहे थे वो किस पर शिफ्ट कर जाएंगे, कोक पर शिफ्ट कर जाएंगे। कोक की प्राइसेस कांस्टेंट है, फिर भी कोक की डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। नया डिमांड कर्व D1 हो गया, ओ से लेके Q1 तक। समझ में आया। सो अगर सब्सटीट्यूट गुड महंगा होगा तो उस सिचुएशन में हमारा डिमांड कर्व कैसे शिफ्ट करेगा, राइटवर्ड, फॉरवर्ड शिफ्ट कर गया। अगर मैंने बोला सब्सटीट्यूट गुड सस्ता हो गया, सस्ता भी इसी कर्व पर समझ लो। मैंने कहा पेप्सी की जो प्राइसेस हैं वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो बेटा जो लोग पहले कोक पी रहे थे वो अब पेप्सी पर शिफ्ट कर जाएंगे अपने आप, हमारे गुड कोक की डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। कर्व लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर गया। दिस इज लेफ्टवर्ड शिफ्ट, दिस इज लेफ्टवर्ड शिफ्ट। समझ में आ गई बात। सो अगर सब्सटीट्यूट गुड की प्राइस इंक्रीज होगी हमारा कर्व राइट साइड में शिफ्ट करेगा, सब्सटीट्यूट गुड की प्राइस डिक्रीज होगी हमारा कर्व लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेगा। दूसरा कौन सा गुड आता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड आता है हमारे पास में। कौन सा रिलेशन है, इनवर्स, उल्टा रिलेशन है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा हमारा गुड कार है और कार की प्राइजेस कैसी हैं, कार की प्राइजेस हैं कांस्टेंट। मार्केट में कॉम्प्लीमेंट्री गुड अवेलेबल है, दैट इज पेट्रोल। अब मैंने क्या कहा, कार की प्राइजेस कैसी हैं, कांस्टेंट है। ठीक है, ये कार की क्या है हमारे पास में, डिमांड है, ये कार की डिमांड है ओ से लेकर क्यू तक की। मैंने कहा कि पेट्रोल जो है वो एक्सपेंसिव हो गया, पेट्रोल की प्राइसेस इंक्रीज हो गई। पेट्रोल अगर महंगा होगा तो गाड़ियों की डिमांड अपने आप कम हो जाएगी। तो कर्व हमारा कैसे शिफ्ट करेगा, कर्व जो है वो हमारा लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर गया। ठीक है, वही लिखा है, कर्व हमारा बैकवर्ड लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर गया।
वहीं उल्टा हम लोग ले लेते हैं, अगर पेट्रोल की प्राइसेस डिक्रीज होंगी तो गाड़ियों की डिमांड बढ़ जाएगी, गाड़ियों की डिमांड बढ़ेगी तो कर्व हमारा कैसे शिफ्ट कर जाएगा, कर्व हमारा राइट साइड में शिफ्ट कर जाएगा। आ गई बात समझ में कि अगर भैया कॉम्प्लीमेंट्री गुड की प्राइसेस कम हो गई, पेट्रोल सस्ता हो गया तो गाड़ियों की डिमांड बढ़ जाएगी, कर्व फॉरवर्ड शिफ्ट कर गया। क्लियर है? आगे आता है नॉर्मल गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स। देखो नॉर्मल गुड्स कौन से, फॉर एग्जांपल मैंने बोला कलर टीवी नॉर्मल गुड है, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी कैसा है, इंफीरियर गुड है। सो नॉर्मल गुड्स के केस में क्या होता है, अगर इनकम इंक्रीज होती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अगर हम अमूल के फुल क्रीम मिल्क की बात कर रहे हैं, इनकम बढ़ेगी तो अमूल के फुल क्रीम मिल्क की हम डिमांड भी इंक्रीज कर देंगे। वहीं इंफीरियर गुड्स के केसेस के अंदर क्या होता है, यानी कि ये थोड़े से चीप गुड्स हैं, थोड़े से सस्ते गुड्स हैं, लो क्वालिटी वाले गुड्स हैं, इंसान इन गुड्स को इसलिए कंज्यूम कर रहा है क्योंकि उसकी इनकम कम है। ऐसे में अगर इंसान की इनकम इंक्रीज होगी तो वो इंफीरियर गुड्स का कंजम्पशन उल्टा डिक्रीज कर देगा, क्योंकि अगर इनकम बढ़ेगी तो वो इंफीरियर गुड्स क्यों खरीदेगा, वो नॉर्मल गुड्स पर शिफ्ट कर जाएगा। ऐसा ही होगा। तो देखो यहाँ पर कर्व कैसे बनेंगे, इनकम में चेंज आ रहा है, हम नॉर्मल गुड्स की बात कर रहे हैं, तो मैंने कहा नॉर्मल गुड्स की हम बात कर रहे हैं, प्राइस क्या है, कांस्टेंट है। कोई भी गुड ले लिया हम लोगों ने, फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं अमूल का ही फुल क्रीम मिल्क, एक नॉर्मल गुड है, प्राइसेस क्या है, कांस्टेंट है, तो ये अमूल के फुल क्रीम मिल्क की क्या है, डिमांड है, यही डिमांड है ओ से लेके क्यू तक की। मैंने बोला अगर इनकम इंक्रीज होगी तो कंज्यूमर अपनी डिमांड को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, डिमांड कर्व हमारा राइट साइड में शिफ्ट कर गया, फॉरवर्ड। इनकम डिक्रीज हो जाएगी तो कंज्यूमर अपनी डिमांड को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा, हमारा नया वाला डिमांड कर्व क्या हो गया, बैकवर्ड शिफ्ट कर गया। इजी सा था ये तो। सेम इसी तरह से इंफीरियर गुड्स की बात कर लेते हैं। इंफीरियर गुड्स के अंदर हम लोग ले लेते हैं अमूल का टोन्ड मिल्क, जो कि एक फुल क्रीम मिल्क नहीं है, इसके अंदर मलाई नहीं आएगी, मलाई निकला हुआ दूध है। मैंने क्या बोला, प्राइजेस तो इसकी भी कांस्टेंट है, और ये अमूल के टोन्ड मिल्क की क्या हो रही है, मार्केट में डिमांड हो रही है ओ क्यू। ठीक है, मैंने बोला कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई, इनकम बढ़ गई तो क्या वो अमूल का टोन्ड मिल्क खरीदेगा, नहीं, वो अमूल टोन्ड मिल्क की डिमांड क्या कर देगा, कम कर देगा, क्योंकि अब हमारा कंज्यूमर किस पर शिफ्ट कर जाएगा, वो शिफ्ट कर जाएगा एक नॉर्मल मिल्क पर, अमूल फुल क्रीम मिल्क पर वो शिफ्ट कर जाएगा। सो डिमांड कर लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर गया। वहीं अगर कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज हो जाती है, इनकम अगर डिक्रीज होगी तो फिर वो इंफीरियर गुड्स ही खरीदेगा, वो इंफीरियर गुड की क्या करेगा, डिमांड को बढ़ा देगा, डिमांड कर्व विल शिफ्ट फॉरवर्ड। आ गया समझ? आगे देखो बात करते हैं नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स में डिफरेंस। नॉर्मल गुड्स पता है कि इनकम अगर इंक्रीज होगी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी इंक्रीज होती है, इनकम डिक्रीज नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी डिक्रीज। इंफीरियर गुड्स के केस में क्या है, अगर इनकम इंक्रीज होगी तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड क्या हो जाती है, उल्टा डिक्रीज हो जाती है। इनकम इफेक्ट की अगर हम बात करें, हम लोगों ने पहले भी देखा था, इनकम इफेक्ट क्या होता है, रियल इनकम की हम यहाँ पर बात करते हैं। मान लो नॉर्मल गुड्स की मैं बात कर रही हूँ, अगर प्राइसेस कम हो गई, नॉर्मल गुड्स की मैं बात कर रही हूँ, तो कंज्यूमर की रियल इनकम क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर उसकी रियल इनकम इंक्रीज होगी तो वो नॉर्मल गुड्स का कंजम्पशन करेगा, मतलब रियल इनकम इंक्रीज हो रही है तो वो नॉर्मल गुड्स का कंजम्पशन बढ़ा रहा है। इनकम इफेक्ट कैसा है हमारा, पॉजिटिव है। वहीं यहाँ पर लिखा है इनकम इफेक्ट कैसा है, पॉजिटिव है। इंफीरियर गुड्स की बात करते हैं, मैंने कहा अगर प्राइस कम हो गई तो कंज्यूमर की जो रियल इनकम है, परचेजिंग पावर है, वो क्या होगी, बढ़ेगी। अगर उसकी रियल इनकम बढ़ेगी तो वो इंफीरियर गुड्स का कंजम्पशन कम कर देगा, क्योंकि वो सुपीरियर गुड्स नॉर्मल गुड्स पर शिफ्ट कर जाएगा। तो यहाँ पर अगर रियल इनकम इंक्रीज हो रही है तो डिमांड डिक्रीज हो रही है। इनकम इफेक्ट कैसा है, यहाँ पर नेगेटिव है। समझ में आया, वही लिखा है। दूसरा, प्राइस और इनकम के बीच में इनकम और डिमांड के बीच में कौन सा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। इनकम बढ़ती है, नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी बढ़ती है, इनकम कम डिमांड कम। यहाँ पर इनवर्स रिलेशन है, अगर इनकम बढ़ेगी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड उल्टा क्या होती है, कम होती है, क्योंकि कंज्यूमर नॉर्मल गुड्स पर शिफ्ट कर जाता है। एक इंपॉर्टेंट बात, अब ये वाला जो पॉइंट है वो आपकी बुक्स के अंदर गलत गिवन है, रॉन्ग है, उसे वहां पर काट के करेक्ट कर लेना। इसका सही भी दे रखा है, करेक्ट वर्जन भी दे रखा है आपके बुक के अंदर, जो पीछे पावर बूस्टर्स गिवन है वहां पर करेक्ट भी गिवन है, तो इसे बुक के अंदर करेक्शन कर लेना, वहां पर गलत है। देखो नॉर्मल गुड्स के केस में लॉ ऑफ डिमांड फॉलो होता है। लॉ ऑफ डिमांड मतलब प्राइजेस इंक्रीज होंगी तो डिमांड क्या होगी, डिक्रीज होगी, प्राइस डिक्रीज होगी तो डिमांड इंक्रीज होगी, लॉ ऑफ डिमांड फॉलो होता है।
इन्फीरियर गुड्स के केसेस में भी लॉ ऑफ डिमांड फॉलो होता है। मैंने आपको पढ़ाया था, जब मैंने एक्सेप्शंस पढ़ाए तो मैंने इन्फीरियर गुड्स थोड़ी ना लिखवाया था एक्सेप्शन में मैंने गिवन गुड लिखवाया था। तो इन्फीरियर गुड्स के केसेस में भी लॉ ऑफ डिमांड फॉलो होता है कि प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था इन्फीरियर गुड्स का तो सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होता है। जैसे अमूल का टोन्ड मिल्क अगर महंगा हो गया तो कंज्यूमर सरस का टोन्ड मिल्क खरीद लेगा। तो यहाँ पर भी लॉ ऑफ डिमांड फॉलो होता है कि अमूल का टोन्ड मिल्क महंगा हो गया तो कोई बात नहीं, सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, कंज्यूमर डिमांड कम कर देगा, वो सरस के टोन्ड मिल्क पर शिफ्ट कर जाएगा। लेकिन गिवन गुड्स मैंने बताया था इंफीरियर गुड्स के अंदर ही गिवन गुड्स होते हैं। गिवन गुड्स का मार्केट में सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता। अगर प्राइस बढ़ेगी भी ना तो भी कंज्यूमर इन्हीं का कंजम्पशन करेगा, यहां पर लॉ ऑफ डिमांड फेल होता है। सो नॉर्मल गुड्स में लॉ ऑफ डिमांड फॉलो होगा, इंफीरियर गुड्स में भी लॉ ऑफ डिमांड फॉलो होगा। गिवन गुड्स जो है वो लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन है, यहां पर लॉ ऑफ डिमांड फेल होगा। सो लॉ ऑफ डिमांड फॉलोज इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स बट फेल्स इन केस ऑफ गिवन गुड्स। ये इंपॉर्टेंट बात है। लास्ट है देखो टेस्ट ऑफ प्रेफरेंसेस। अगर हमारे फेवर में है टेस्ट ऑफ प्रेफरेंसेस, अगर किसी चीज के फेवर में हमारे टेस्ट ऑफ प्रेफरेंसेस डेवलप हो जाते हैं, कोई चीज फैशन में है, ट्रेंड में है, तो अपने आप हम डिमांड बढ़ा देते हैं। तो डिमांड कर कैसे शिफ्ट करेगा? जाहिर सी बात है राइट साइड में शिफ्ट करेगा। ऐसा ही होगा अगर कोई चीज हमारे टेस्ट ऑफ प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग नहीं है, मतलब किसी चीज के फेवर में हमारे टेस्ट ऑफ प्रेफरेंसेस नहीं है, कोई चीज आउट ऑफ फैशन हो चुकी है, तो सेम प्राइस पर भी हम उसकी डिमांड को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं, यानी कि लेफ्टवर्ड शिफ्ट हमें देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया? अब देखो लास्ट टॉपिक है काइंड्स ऑफ डिमांड, और बहुत ही छोटू सा टॉपिक है। अलग अलग तरह की डिमांड्स की बात करी गई है। प्राइस डिमांड, देखो चीज की जो खुद की प्राइस होती है और उसकी डिमांड, इनके आपस के रिलेशन को बोला जाता है प्राइस डिमांड। कि भैया अगर कोई चीज महंगी होगी तो उसकी डिमांड कम होगी, कोई चीज सस्ती होगी उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। सो रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड ऑफ अ कमोडिटी, बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट है, प्राइस डिमांड है। इनकम के साथ में भी डिमांड का रिलेशन होता है कि इनकम बढ़ती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है, इनकम कम होती है नॉर्मल गुड्स की डिमांड कम हो जाती है। ये इनकम डिमांड हो गया। क्रॉस डिमांड भी देखा था कि हमारे गुड की डिमांड और जो मार्केट में उसका रिलेटेड गुड अवेलेबल है, चाहे वो सब्स्टिट्यूट है या कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, उसकी प्राइस में भी रिलेशन होता है ना कि रिलेटेड गुड की प्राइस और हमारे गुड की डिमांड में भी रिलेशन है। हम लोगों ने पढ़ा है सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इस रिलेशन को बोला जाता है क्रॉस डिमांड। फोर्थ है जॉइंट डिमांड। कुछ गुड्स की डिमांड हम एक साथ करते हैं, कुछ गुड्स की डिमांड हम साइमल्टेनियसली एक साथ करते हैं ताकि हमारी कोई वांट सेटिस्फाई हो सके। कि सुबह और दिन में हमें चाय पीनी होती है, चाय की डिमांड होती है, चाय हमारी एक वांट है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए हम शुगर भी खरीदते हैं, चाय पत्ती भी खरीदते हैं, डेली दूध भी खरीदते हैं। तो इन चीजों की डिमांड हम एक साथ साइमल्टेनियसली कर रहे हैं ताकि हमारी एक पर्टिकुलर वांट क्या है कि हमें दिन में और सुबह सुबह चाय पीनी है, वो सेटिस्फाई हो सके। तो एक साथ अगर किसी चीज की डिमांड करते हैं वो जॉइंट डिमांड है। कॉम्पोजिट डिमांड, जब एक चीज के सेवरल यूजेस होते हैं, मिल्क के सेवरल यूजेस हैं, आप दूध पी सकते हो, मम्मी दही जमा सकती है, मम्मी दूध से मिठाइयाँ बना सकती है, आइसक्रीम बना सकती है, घी निकाल सकती है। तो अगर किसी कमोडिटी के सेवरल यूजेस हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, उससे आप फैन ऑन कर सकते हो, आप लाइट ऑन कर सकते हो, मैं आपको लैपटॉप चार्ज करके पढ़ा रही हूँ, एसी कूलर चला सकते हैं, हीटर गीजर चला सकते हैं। तो अगर किसी चीज़ के सेवरल यूजेस हैं वो कॉम्पोजिट डिमांड है। सिक्स्थ डिमांड है डिराइव्ड डिमांड। हमारी किसी एक चीज की जो डिमांड है वो दूसरी चीज की डिमांड पर डिपेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल बुटीक है, आपका एक बुटीक है, अगर बुटीक के अंदर ड्रेसेस का ऑर्डर आएगा, ड्रेसेस की डिमांड हो रही है, तभी तो ड्रेसेस बनाने के लिए आप ये फैब्रिक खरीदोगे, कपड़ा खरीदोगे, तभी तो इस लेबर, इस टेलर की आपके दुकान के अंदर रिक्वायरमेंट होगी। तो वही एक की डिमांड जब दूसरे की डिमांड पर डिपेंडेंट होती है, ड्रेसेस की डिमांड आ रही है तो फैब्रिक की डिमांड है, ड्रेसेस की डिमांड है तो टेलर की डिमांड है ना, मास्टर जी की डिमांड है, दैट इज डिराइव्ड डिमांड। सेवेंथ है डायरेक्ट डिमांड। देखो हम बहुत सारी चीजों को कंज्यूम करते हैं, कपड़े, फुटवियर्स, बुक्स हैं, फूड है, क्योंकि इन चीजों को कंज्यूम करके हमें एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, हमारी वांट सेटिस्फाई होती हैं, तो इसी को बोलते हैं डायरेक्ट डिमांड। व्हेन अ कमोडिटी सेटिस्फाइज द वांट्स डायरेक्टली, दैट इज डायरेक्ट डिमांड। ऑल्टरनेटिव डिमांड, हमारी कोई वांट है, मैंने कहा हमारी वांट है, हंगर है यार, भूख लगी है बहुत तेज, और हमारी डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास में बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, यानी कि हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं।
भूख लग रही है, हंगर को सेटिस्फाई करने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप दाल रोटी खा सकते हो, आप सब्जी चपाती खा सकते हो, दाल चावल खा सकते हो, पिज्ज़ा खा सकते हो, बर्गर खा सकते हो, ब्रेड खा सकते हो, कुछ भी खा सकते हो। तो अगर किसी वांट को सेटिस्फाई करने के हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, दैट इज ऑल्टरनेटिव डिमांड। नाइन्थ आता है कॉम्पिटेटिव डिमांड्स। देखो, दो गुड्स जब वो आपस में क्लोज सब्सटीट्यूट्स हैं कि इन्हें हम एक दूसरे की जगह पर यूज कर सकते हैं, तो ऐसे में अगर एक की डिमांड बढ़ती है तो दूसरे की डिमांड अपने आप कम हो जाती है। कि मैंने बोला अगर पिज्ज़ा हट ज़्यादा चलेगा, पिज्ज़ा हट ज़्यादा चलेगा, तो अपने आप डोमिनोज की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो अगर दो चीज़ें एक दूसरे के क्लोज सब्सटीट्यूट है, एक ज़्यादा चल रहा है, एक की डिमांड ज़्यादा है, तो दूसरे की डिमांड अपने आप कम हो जाती है। अगर हम चाय को कंज्यूम कर रहे हैं तो कॉफ़ी की डिमांड कम हो गई। अगर हम कॉफ़ी को कंज्यूम करेंगे तो हम चाय नहीं पियेंगे, चाय की डिमांड कम हो जाएगी। दिस इज कॉम्पिटिटिव डिमांड, कि दोनों में आपस में कॉम्पिटिशन है। अगर मार्केट में पेप्सी ज़्यादा चल रही है, पेप्सी की डिमांड ज़्यादा है, तो कोक की डिमांड अपने आप क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सो व्हेन द टू गुड्स आर क्लोज सब्सटीट्यूट्स ऑफ ईच अदर एंड इंक्रीज इन डिमांड फॉर वन ऑफ देम विल डिक्रीज द डिमांड फॉर द अदर। ये कॉम्पिटिटिव डिमांड है। समझ में आ गया? एक लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर मुझे कमेंट्स में दे देना। अगर तुम यहां तक पहुंच चुके हो, तुमने पूरा चैप्टर पढ़ा है। देयर इज सडन चेंज इन क्लाइमेटिक कंडीशन रिजल्टिंग इन हॉट वेदर हो गया। अज्यूमिंग नो चेंज इन प्राइस ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स की प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो आपको बताना है डिमांड कर्व कैसे मूव करेगा, शिफ्ट होगा, अपवर्ड मूवमेंट, जो भी मूवमेंट है वो। ठीक है, बता सकते हो बहुत आराम से। तो भाई ये चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अगर लेक्चर अच्छा लगा है ना, तो प्लीज़ कमेंट करके तुम्हारा जो फीडबैक है मुझे कमेंट्स में दे देना। इसके अलावा इस चैप्टर के नोट्स चाहिए, सारे नोट्स आपको एप्लीकेशन पर मिलेंगे। एप्लीकेशन पर जो होम पेज है ना, उस पर ऊपर 3 लाइंस या 3 डॉट्स हैं, वहाँ पर क्लिक करना। वहाँ पर क्लिक करके आप फ्री कंटेंट्स में पहुँचोगे, वहाँ पर आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे हमारा अगला चैप्टर, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्लीज़ लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना, इट विल रियली मोटिवेट मी अ लॉट। मैं बार बार बोलती हूँ। आई विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास। लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।